अस्सलाम वालेकुम सामीन। हाजिर हैं इस नॉवेल की एक अगली किस्त के साथ। लेकिन आप लोग हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं करेंगे तो हम कैसे अच्छे अच्छे नॉवेल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ हमारे नॉवेल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। हमें आगे बढ़ने में मदद दीजिए और अच्छे अच्छे नॉवेल्स हमारी आवाज़ में सुनते रहिए। चलें शुरू करते हैं आज की किस्त। शाम के करीब रिमशा और हुमैरा के कॉलेज का ट्रिप वापस लौटा था। हुमैरा ने घर फोन करके नवाज को बुला लिया था। वो अपनी गाड़ी में दोनों को लेने आया था। अस्सलाम वालेकुम। दोनों ने मुश्तरका सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो तुम दोनों? पूरे एक हफ्ते बाद नवाज दोनों को देख रहा था। मुस्कुराकर दोनों से पूछा, बिल्कुल एवन, आप सुनाएं क्या हाल चाल है सबका? नवाज ने दोनों के लिए दरवाजे वार कर दिए थे। हुमैरा नवाज के साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई थी। रिमशा पिछली सीट पर थी। सब ठीक ठाक है, तुम सुनाओ कैसा रहा ट्रिप? बहुत अच्छा, बहुत एंजॉय किया। कसम से भाई इतना मजा आया कि बता नहीं सकती। नवाज ने ड्राइविंग करते हुमैरा का झिलमिलाता चेहरा देखा। वो खासी फ्रेश लग रही थी। हाँ, याद आया। अब बड़ी अम्मा का क्या हाल है? मुझे उनकी वहां काफी याद आती रही। अब तो पहले से बेहतर होंगी ना? हुमैरा ने नवाज से पूछा। हाँ, पहले से बेहतर है। सुबह डिस्चार्ज होकर घर जा चुकी हैं। डॉक्टर्स कह रहे थे कि हफ्ते बाद प्लास्टर खोल दिया जाएगा। घर में क्यों शिफ्ट हुई? टांग का मामला है, हॉस्पिटल में बेहतर ट्रीटमेंट होता। प्लास्टर उतरने तक वहीं रखते। रिमशा ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया था। शारिक को मसला हो रहा था, घर से ऑफिस, ऑफिस से हॉस्पिटल। वैसे घर में भी वही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जो हॉस्पिटल में दस्तयाब था। शाकरा को पहले ही मुकम्मल तौर पर बड़ी अम्मा की खिदमत के लिए शारिक ने रखा हुआ था। सुबह से खालदा चची भी वहीं थी। कह रही थी चंद दिन बाद वो वहां रहेगी। कह रही थी चंद दिन वो वहां रहेंगी जब तक प्लास्टर नहीं उतरता। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। खालदा चची तो बड़ी अम्मा के लिए सबसे बेहतर है। वैसे नवेरा आपा का क्या हाल है? मरी से कॉल की थी मैंने उनको, फिर बाद में बात ही नहीं हुई। हुमैरा को अब नवेरा का ख्याल आया। नवाज नवेरा के जिक्र पर हंस दिया। ये तो वही बता सकती है कि वो कैसी है। पहले दिन हॉस्पिटल में मुलाकात हुई थी, उसके बाद न मैंने देखा है और न मेरी मौजूदगी में वो ज्यादा हॉस्पिटल आती है। पिछले चंद दिन तो वो हॉस्पिटल गई ही नहीं। रिमशा खामोशी से दोनों बहन भाइयों को सुनती रही। नवेरा के जिक्र पर कोफ्त का शिकार हो गई मगर चुप रही। और शादी की तैयारी कैसी जा रही है? जरा आपी वगैरह ने कोई चक्कर लगाया? हाँ, अम्मी के साथ बाजार गई थी ज़ारा। एक दफ़ा अम्मी नवेरा को लेकर गई थी। मज़ीद तफसील तुम घर जाकर अम्मी से पूछ लेना। इससे ज़्यादा मैं नहीं जानता। मेरा ज़्यादा वक्त यूनिवर्सिटी से हॉस्पिटल और फिर अकेडमी में ही गुजरता रहा। नवाज भाई, मुझे पहले मेरे घर छोड़ दीजिए। मेन रोड से गाड़ी जैसे ही सिंगल रोड पर आई तो नवाज को रिमशा ने कहा, क्या बात है, तुम बड़े खामोश हो? नवाज ने बैक मिरर से उसे देखा। मैं आपको सुन रही हूँ, उसने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा हुमैरा, यह कल पहली फुर्सत में तस्वीर डेवलप करवा लेना। घर नज़दीक आ चुका था। रिमशा ने हुमैरा को याद दहानी करवाई तो उसने फौरन सर हिला दिया। और तुम सुनो, कल कॉलेज जाना है या रेस्ट करना है? नहीं, मेरा 2 दिन तक कॉलेज जाने का कतई मूड नहीं है। वैसे भी तमाम लड़कियां ट्रिप की थकन उतारेंगी, कम ही जाएंगी। 2 दिन बाद देखेंगे। हुमैरा के पूछने पर रिमशा ने इनकार किया था। नवाज ने गाड़ी उनके घर के गेट के सामने रोक कर बैल बजाना शुरू कर दी थी। जितनी देर में रिमशा ने अपना सामान से भरा बैग और दीगर चीजें उतारी थी, हमीद साहब ने गेट खोलकर बाहर झांका था। रिमशा फिर नवाज को देखकर हैरान हुए। अस्सलाम वालेकुम अंकल। रिमशा ने आगे बढ़कर उन्हें सलाम किया था। वो उसके सर पर प्यार करके नवाज से इलेक्ट सेलेक्ट करने लग गए थे। रिमशा ने कॉलेज पहुंचते इतला कर दी थी। जुबैदा बेगम को पता था कि नवाज हुमैरा को लेने जाएगा तो वो उसे भी छोड़ देगा। बाकी घर में किसी को भी उसकी आमद की खबर न थी, इसलिए हमीद साहब हैरान थे। नवाज बाहर से गाड़ी वापस ले गया था। हमीद साहब ने उसे अंदर आने को कहा भी था मगर वो अंधेरा बढ़ जाने की वजह से फिर कभी पर टाल कर निकल गया था। रिमशा अंदर चली गई थी। हमीद साहब भी उसका बैग लिए अंदर आ गए। जुबैदा बेगम किचन में थी। रिमशा सीधा उनके पास गई। उन्होंने गले लगाकर खूब प्यार किया। एक हफ्ते के टूर ने रिमशा की रंगत पर अच्छा खासा असर डाला था। वो खासी फ्रेश और तरोताज़ा लग रही थी। जुबैदा ने चाय के साथ उसकी आवभगत की थी। रजा कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहा। घूम फिर कर सारा घर देख कर उसे ना पाकर वो वापस जुबैदा के पास चली आई थी।
बाहर निकला था, थोड़ी देर पहले आता ही होगा। तुम नहा धोकर फ्रेश हो लो, मैं इतनी देर में खाना तैयार करती हूँ। तब तक रजा भी आ जाएगा तो मिलकर खाएंगे। उनकी बात पर सर हिलाते वो अपने कमरे में चली आई थी। नहा कर लिबास बदलकर वो खासी फ्रेश थी। नहाने के बाद बैग से कपड़े निकालकर उनकी जगह पर रखे, धोने वाले एक जगह इकट्ठे किए, जर्सियां स्वेटर सब निकालकर एक तरफ धोने के लिए अलग किए। कल वो ये सब धोने का काम निपटाएगी। वो मुकम्मल इरादा करते हुए कमरे पर तायराना निगाह डाले बाहर निकल आई थी। अचानक उसे इस्लामाबाद में पार्क में की गई अपनी हिमाकत याद आ गई तो हंसी आ गई। उन दोनों ने कैसे उस लड़के और लड़की को मजबूर कर दिया था। उन दोनों को तस्वीर बनवाना ही पड़ी। अपनी ही जोन में हंसते हुए उसने किचन के दरवाजे से अंदर कदम रखा ही था कि अंदर से बाहर आते रजा से बुरी तरह टकरा गई। उफ! रेमशा की आंखों के सामने तारे आ गए। उसका सर रजा से बुरी तरह टकराया था। रजा भी हैरान रह गया। अपना सर पकड़ता पीछे हटा, बेयकीनी से रेमशा को देखा। गीले बाल पोस्ट पर पड़े हुए थे, दुपट्टा गले में लटक रहा था। उसकी गैर मौजूदगी में वो काफी मुतमईन और आसूदा था। और अब वो एकदम न जाने कहां से आ टपकी थी। अंधे थे क्या? तुम्हें 5 फीट 2 इंच की लड़की नजर न आई? पेशानी को सहलाते हुए उसने गुस्से से रजा को देखा। पूरे 1 हफ्ते बाद वो नजर आ रहा था। दिल एकदम तमाम हदें तोड़कर बाहर आने को मचलने लगा तो वो उसी पर बरस पड़ी। यही ख्याल मेरा भी तुम्हारे बारे में है। चलते हुए तुम भी आंखें गिरवी रख देती हो शायद। बेयकीनी की कैफियत से निकलकर रिमशा का वजूद मुकम्मल सबूत बना, अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। तो वो भी अपनी जॉन में लौट आया। पीछे हटो, रास्ता दो मुझे। 1 हफ्ते बाद भी वही तंजिया लहजा सुनने को मिला तो वो कलस कर रह गई। ये शख्स कभी भी मोहब्बत से बात नहीं कर सकता। मुझे भी शौक नहीं है तुम्हारे रास्ते में आने का। उसने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। गुस्से से उसे एक तरफ धकेल कर वो बाहर निकल गया था। वो गुस्से से खोलती अंदर बढ़ी। जुबैदा बेगम किचन में नहीं थी। अचड़, जोहिल। 1 हफ्ते बाद सामना हुआ है तो वही अंदाज, बदतमीज। गुस्से से उसने बर्तन में झांकना शुरू कर दिया था। जुबैदा बेगम ने पालक गोश्त पकाया था, साथ में चावल और फुलके थे। चावल अभी दम पर थे, फुलके हॉट पॉट में तैयार थे। रिमशा की भूख एकदम चमक उठी। मेन्यू उसके हस्बे ख्वाहिश था। रात का खाना सबने इकट्ठे ही खाया था। जुबैदा बेगम और हमीद साहब दोनों ही उससे ट्रिप के मुतालिक सवाल कर रहे थे। वो उन्हें मुस्कुराकर खाना खाते ट्रिप की मुकम्मल रौदात सुना रही थी। खाने के बाद उसने जुबैदा बेगम को कुछ भी करने नहीं दिया था। बर्तन समेट कर धोकर उसने चाय बनाई थी। जुबैदा बेगम और हमीद साहब टीवी देखते बातें कर रहे थे तो वो सबकी चाय उधर ही ले आई। रजा नहीं था। तुम रजा को कमरे में चाय देकर आ जाओ, वो शायद पढ़ाई में मसरूफ है। जुबैदा बेगम ने उसके हाथ से कप लेकर कहा तो वो सर हिलाकर रजा का कप लेकर उसके कमरे से चली गई। कंप्यूटर ऑन था। वो कंप्यूटर चेयर पर बड़े रिलैक्स मूड में बैठा हुआ था। कंप्यूटर स्क्रीन पर शायद कोई फिल्म चल रही थी। दरवाजे पर खड़े अंदर झांकते हुए वो यही अंदाजा लगा सकी थी। ये चाय। वो खामोशी से अंदर आई थी या फिर रजा बुरी तरह फिल्म में मसरूफ था। उसने कप कीबोर्ड के पास रखा तो वो चौंका। तुम? रिमशा पर नजर पड़ी तो इंतहाई नागवारी से देखा। रिमशा चाय का कप रखकर कमरे का जायजा लेने लगी। पिछले 8 दिनों में कोई खास तब्दीली न हुई थी सिवाय रजा के। कमरे का जायजा लेकर उसने रजा को देखा। वो अब फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर नजरें जमा गया था जैसे रिमशा का इस वक्त होना या ना होना एक बराबर हो। रिमशा को आग सी लग गई। रजा के मुस्कुराते होंठ, जगमगाती आंखें, मुसलसल मॉनिटर की स्क्रीन को घूरना वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। पुप्पो तो कह रही थी तुम पढ़ाई में मसरूफ हो, मगर क्या जबरदस्त मसरूफियत ढूंढी है तुमने। वैसे ये कौन सी फिल्म है? कोई इंग्लिश मूवी थी उर्दू डबिंग में। रजा ने नागवारी से उसे देखा। तुमसे मतलब? तुम चाय दे चुकी हो तो अब जा सकती हो। रिमशा के लहजे पर वो खुद पर ना पहले कभी कंट्रोल करता था और ना ही अब जरूरत समझी थी। मेरे बाद ऐसा क्या हुआ कि ये शख्स इतना बदला हुआ है? रजा की मुसलसल जगमगाती आंखों और चेहरे के तासुर से वो कुछ भी अखज न कर पाई थी। बहुत खुश हो? उससे रहा न गया तो पूछ लिया। रजा ने उसे मुसलसल सर पर जमे देखकर कंप्यूटर ऑफ कर दिया था। तुमसे मतलब? चेयर से उठकर सीधा होकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। ऊंचा लंबा कद, मुतनासिब सरापा। वो अपनी उम्र से काफी बड़ा और सेहतमंद लगता था। रिमशा अपने नाजुक से सरापे समेत उसके सामने कुछ भी न थी। उसका कद तो रजा से 4-5 इंच कम ही था, जबकि रजा का कद 5 फीट 6 इंच था और इस जिसामत की वजह से लंबा भी लगता था। तुम भूल रहे हो, तुम्हारी जात से सारे मतलब अब मेरे ही हैं। रजा ने काफी रुखाई से रिमशा का चेहरा देखा।
इस ट्रिप ने उसकी शख्सियत पर खासा खुशगवार असर छोड़ा था। वो पहले से काफ़ी निखरी निखरी महसूस हुई। माइंड इट, वो सारे मतलब मेरे कबूल करने या इनकार करने पर इन्हिसार करते हैं। उसने भी दो बदो जवाब दिया था। मैं इस वजह की तब्दीली दरियाफ्त कर सकती हूँ। मैं इस तब्दीली की वजह दरियाफ्त कर सकती हूँ। 8 दिन पहले तो तुम नवीरा के गम में मुब्तला, उसकी शादी की फिक्र में दुबले पतले हो रहे थे। अब इन 8 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि तुम मुस्कुराने भी लगे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी नवीरा आपा की शादी रुक गई हो? अगर तुम इस गलत फहमी में हो तो वापसी पर नवाज भाई के साथ ही आई हूँ। उनकी बातों से ऐसा कोई इरादा जाहिर नहीं हुआ। रिमशा के अंदर शायद कोई और ही खूबी थी, या नहीं, जल्दी पर तेल का काम करना खूब जानती थी, बल्कि रजा के अच्छे खासे मूड को गारत करना कोई उससे सीखता। शट अप, तुम पूरी फितना हो। रजा को पता नहीं था कि ये आते ही उससे महाज आराई पर तुल जाएगी। थैंक यू, मुझे नहीं पता था। वो जो उसका जवाब सुनकर हमेशा भड़क उठती थी, अब की बार कॉर्निश बजा लाई। रजा मजीद जल भुन गया। अंदर ही अंदर हैरान भी हुआ कि रिमशा की ऑब्जर्वेशन इतनी ठीक कैसे है। वो तो वाकई आजकल खुश था, हवाओं में उड़ रहा था, मगर उसने लब भींचकर अपने सामने खड़ी रिमशा को नफरत से देखा था। ऐसा क्या खजाना हाथ लग गया है, मुझे नहीं बताओगे? एक पल के लिए रजा के चेहरे पर ठहर जाने वाला तासुर रिमशा की तेज निगाहों से भला कैसे बच सकता था। फौरन पूछा, मैं अगर कहूं कि मोहब्बत तो? रजा को भी उसे जलाने का ख्याल आया तो होंठ पर मुस्कुराहट सजाकर कहा। रिमशा का मुंह खुले का खुला रह गया। क्या? उसके जहन और दिल में नवेरा का सरापा घूम कर रह गया। ये कब और कैसे हो गया? उसके दिल और दिमाग में ये सवाल चकराने लगा। क्या मतलब? उसने पूछा भी तो क्या? रजा खोलकर हंसा। इतनी अक्लमंद बनती हो तो वजह भी दरियाफ्त कर लो, मुझसे क्या पूछती हो? अगले ही लम्हे उसे जलता भुनता छोड़कर वो यकसर लाताल्लुक़ी से दोबारा कंप्यूटर कुर्सी पर जाकर बैठ गया। रजा, तुम आराम से मुझे बताओ, तुम्हारी इस बकवास का मतलब क्या है? अगले ही लम्हे वो गुस्से से उसकी तरफ घूमी तो वो हंसने लगा। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना खुश हूँ, यह मुझे कोई खजाना हाथ लग गया है। वैसे इतला देने का शुक्रिया। बाज़ औक़ात इंसान को खुद भी पता नहीं चलता कि उसे कोई खजाना मिल गया है जब तक दूसरों की नजरें एहसास न दिलाएं। अजीब खुद से बेगाना अंदाज में कहते हुए वो फिर से हंसा। रिमशा साकित सी खड़ी रह गई। कहीं ये नवेरा के सामने दिल की बात तो नहीं कह आया? रिमशा के दिल में अजीब सी पकड़ धकड़ शुरू हो चुकी थी। खौफ से उसे देखा जो मसरूर सा वाकई खुश लग रहा था, जैसे सारी दुनिया की दौलत से भी बढ़कर कोई चीज उसे मिल गई हो। रिमशा ने उसकी आंखों में जिंदगी हार जाने की तड़प और मायूसी देखी थी, और अब ये सब कुछ पा लेने की खुशी कहाँ से आ गई थी? वो तो उस लड़के की आंखों का रंग देखकर उसके अंदर की कैफियत का अंदाजा लगा लेती थी, और अब रजा, नवेरा की शादी करीब है। अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हिमाकत की तो देखना फिर मैं क्या करती हूँ। उससे कुछ न बन पड़ा तो धमकी पर उतर आई। रजा ने इंतहाई तासुब से उसे देखा। मेरा ख्याल है कि ये ट्रिप ज़ाहिरी के साथ साथ अंदरूनी तौर पर भी तुम पर अच्छा खासा असरअंदाज होगा, मगर अफसोस, बीमार जहनीत के लोग हमेशा बीमार ही रहते हैं। अब तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो चुकी हो तो प्लीज़ तुम जा सकती हो। मेरा तुमसे दिमाग खपाने का कतई कोई इरादा नहीं है, उसने कतियत से कहते हुए रिमशा को चले जाने को कहा था। रिमशा गुस्से से उसे घूरती रही, फिर तन फन करते वहां से चली गई थी। रजा ने इंतहाई तासुब से गर्दन हिलाई, फिर रिमशा की अपने मुतालिक इतनी दुरुस्त ऑब्जर्वेशन पर हैरान भी हुआ। वो वाकई बदला बदला था, मगर रिमशा ने कैसे आती ही उसके अंदर की कैफियत पड़ ली। वो तो खुद भी नहीं जानता था कि क्या बात उसकी खुशी का सबब बनी है, मगर वो खुश था, बहुत ज्यादा खुश। रजा को अपनी एक कैफियत उस दिन से महसूस हो रही थी जब वो बड़ी अम्मी की अयादत के लिए अम्मी के बार बार के इसरार पर हॉस्पिटल गया था। वहां नवेरा थी। पहले तो उसे अपने सामने देखकर वो अजियत से दो चार हुआ था, और फिर नवेरा का मुसलसल अपनायत भरा रवैया देखकर वो फिर से जी उठा था। और फिर जब वो वापसी पर उसके साथ अपने घर जा रही थी तो रजा गुमसुम सा हो गया था। नवेरा कभी भी उसके साथ बाइक पर कहीं नहीं गई थी, और तब वो उसके साथ बाइक पर जाने पर रजामंद थी। बाइक पर बैठते हुए लम्हा भर को वो जब रजा का कंधा थाम कर पीछे बैठी थी, रजा को वो लम्हे जिंदगी का हासिल लगे थे। उसने बाइक स्टार्ट होने के बाद हाथ वापस हटा लिया था, मगर उसका लम्स जैसे रजा के कंधे पर सब्द हो चुका था, ठहर सा गया था। वो उसके पीछे बैठे रजा की कैफियत को अजीब से एहसासात से दो चार करती रही थी। अपने घर के सामने उतरकर उसने रजा को अंदर घर चलने को कहा था। अंदर जाकर उसके हाथ की चाय पी, उसके साथ कुछ गपियां लगाई।
रजा वापस उसी जोन में आ चुका था जिस पर वो कभी था, और ये कैफियत उस दिन से थी। नवेरा के साथ गुजारे वो चंद घंटे रजा को मताए हयात से भी बढ़कर लग रहे थे। वो तो अभी तक उन लम्हों की कैफियत में मस्त था। वो तो भूल ही चुका था कि नवेरा की शादी भी होगी, नवाज भी कहीं है, रमशा का वजूद उसकी जात के साथ कहीं नथी है। वो तो सब कुछ फरामोश किए हुए था। रिमशा ने आते ही उसे दोबारा हकीकत की दुनिया में लपटा था। सब कुछ पाकर हार जाने की कैफियत ने एकदम रजा के वजूद को अपने हिसार में लिया था। अगले दिन वो सब लोग इकट्ठे ही घर लौटे थे। सुमान, फरा और अली के साथ घर आया तो शाम गहरी हो चुकी थी। सईद अहमद को उन लोगों के आने की इत्ला सुमान के फ़ोन के ज़रिए पहले ही थी, सो वो उनकी आमद से पहले ही घर पर मौजूद थे। उसके पीछे ताहिरा बेगम को सुमान की समबाब मौजूदगी का इल्म होते ही वो सईद अहमद से उलझ पड़ी थी। जवाबन वो भी दो बदो हुए थे। तब तो ताहिरा बेगम खामोश हो गई थी, मगर अब तीनों बच्चों को देखकर उन्हें फिर से गुस्सा आने लगा था। अली और फरा के सलाम का जवाब तो सर के इशारे से दे दिया था, मगर जब सुमान ने सलाम किया तो उन्होंने मुंह फेर लिया। सुमान ने कनखियों से माँ को देखते हुए अपने बाप को देखा। उन्होंने आंख के इशारे से परवाह न करो कहा तो सुमान ने बेचारगी से माँ को देखा, जो मैगजीन थामे उसकी वर्क गर्दाने में मसरूफ थी। अम्मी, बहुत भूख लगी है, वैसे खाने में क्या है? अली, जो ताहिरा बेगम के तेवर नोट तो कर चुका था, फिर भी पूछा तो ताहिरा बेगम ने गुस्से से घूरा। मेरा भेजा है। जी तो चाहा उनका साफ कह दें, मगर सामने बैठे शौहर का लिहाज आ गया, जो हमेशा उन्हें बेबस कर देते थे। पता नहीं, माजदा से पूछ लो, किचन में ही होगी। उन्होंने रुखाई से कहा तो अली ने फराह को देखा। ताहिरा बेगम पहले सिर्फ अपने बच्चों के लिए किचन में काम करती थी, अब बच्चे नहीं थे तो उन्होंने किचन में झांकना ही छोड़ दिया था। माजदा ने जो पका दिया खा लिया, मगर अब की बार तो सईद अहमद की भी उन्होंने परवाह न की थी। उन्होंने भी ताहिरा बेगम को नहीं टोका था, जानते थे कि बच्चों के आते ही वो रूटीन पर आ जाएंगी। वो तीनों माँ के रवैये से बदजन होकर अपने अपने कमरों में घुस गए थे। माजदा ने खाना लगाया तो सबको इत्ला दी। खाने के बाद फराह ने चाय बनाई थी। आज कितने दिनों के बाद ताहिरा बेगम को अपने घर का माहौल फिर से जिंदगी की लहर में दौड़ता महसूस हुआ। सईद अहमद को भी यही महसूस हुआ, मगर दोनों एक दूसरे से इंतहाई ज़रूरत के तहत कभी बात करना तो दूर की बात, कभी देखते भी न थे। मगर घर की रौनक बहाल होते देखकर दोनों के महसूसात एक से थे। अली और फराह ने माँ बाप के लिए कई तोहफे खरीदे थे। चाय पीते हुए अली ने माँ को बताया था। ताहिरा बेगम अंदर से उनसे चचा की फैमिली के साथ जाने पर कितनी ही खफा क्यों न थी, मगर फराह और अली के किस्से सुनाने पर पूरी तरह मुतवज्जे थी। हम आपके लिए बहुत से तोहफे लाए हैं, मैं लेकर आती हूँ। फराह फौरन चली गई थी, फिर एक बैग लेकर आई। दोनों ने कई खूबसूरत चीज़ें ली थी, घरेलू आर्किटेक्चरल पीसेस, सूट, ज्वेलरी वगैरह। ताहिरा बेगम अली और फराह के लाए हुए तोहफे देखकर हैरान रह गई। ये जूते मैंने नथिया गली से आपके लिए लिए थे, मुझे ये फ्लैट से बहुत अच्छे लगे थे। एड़ी वाले आप पहनती तो नहीं हैं, मैंने ये ले लिए। फराह ने ब्राउन फ्लैट मगर काले खूबसूरत जूतों का जोड़ा ताहिरा बेगम के सामने रखा तो वो देखकर हैरान रह गई। उनकी औलाद उनसे बहुत मोहब्बत करती थी, उन्हें एकदम एहसास हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं। अच्छे हैं ना? फराह ने बड़ी आस से माँ के चेहरे के उतार चढ़ाव को देखा। बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा तो फराह खुश हो गई। उसका मतलब था कि अब ताहिरा बेगम उनसे नाराज नहीं है। मेरा और आपका एक ही नाप है, बस थोड़े से खुले लिए हैं, आपको बिल्कुल फिट रहेंगे। ताहिरा बेगम ने पहन कर देखे, जो वाकई फिट थे। ये मैंने अब्बू के लिए किताबें, बॉल पेन और टाई ली है। उसने सईद अहमद की चीज़ें निकाल कर उन्हें थमाई तो वो निहाल हो गए। मेरी बेटी मेरे लिए इतना कुछ ले आई, बेटा बहुत प्यारा है सब कुछ, उन्होंने उसे मोहब्बत से साथ लगाकर कहा। खुशी से वो एकदम जी उठी। उसके बाद अली माँ बाप को अपनी लाई गई चीज़ें दिखा रहा था। सुमान, तुम कुछ नहीं लाए हमारे लिए? सुमान, जो खामोशी से फराह और अली को मुस्कुराते देख रहा था, ने पहले बाप की पूछने पर उन्हें मुस्कुरा कर देखा, फिर माँ को उनका मुस्कुराता चेहरा एकदम संजीदा लगा। लाया तो हूँ, इसी बैग में है, पता नहीं आपको पसंद भी आती हैं कि नहीं। माँ के रवैये से वो कुछ बुझ बुझ कर रह गया था। कुछ भी ना करते हुए भी उसे गुनहगार होने का एहसास हो रहा था। यार, दिखाओगे तो पता चलेगा कि क्या लाए हो। उन्होंने उसकी खामोशी खत्म करनी चाहिए थी। सुमान हंसकर आगे बढ़ा। बैग से एक शॉल और खूबसूरत पत्थर के बने कंगन निकालकर ताहिरा बेगम की तरफ बढ़ाए थे। ये आपके लिए लाया हूँ। ताहिरा सुमान के झूठ पर उससे इस कदर खफा थी कि एकदम जी चाहा कुछ भी लेने से इनकार कर दें, मगर फिर हाथ बढ़ाकर चीज़ें थाम ली।
یہ چشمے کا فریم اور والٹ آپ کے لیے ہے۔ سمان نے دونوں چیزیں باپ کو دیں تو انہوں نے خوش دلی سے تھام لی۔ بہت پیاری ہیں، تم تینوں بہن بھائیوں کی چوائس تو بہت عمدہ ہے، انہوں نے برملا سا کہا تھا۔ بس آپ کو پسند آ گئی، ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ باپ کی تعریف پر فرح پورے نہیں سما رہی تھی۔ وہ تینوں کافی دیر تک ماں باپ کے ساتھ بیٹھے گزرے دنوں کا احوال سناتے رہے تھے۔ رات 11 بجے کے قریب سعید احمد لیٹ ہونے کا کہہ کر سونے اٹھے تو طاہرہ بیگم علی اور فرح کو بھی سونے کا کہنے لگی۔ تھکن ہو گئی ہوگی تم لوگوں کو، جاؤ جا کر سو جاؤ، انہوں نے کہا تو فرح اور علی شرافت سے چلے گئے تھے۔ سمان بھی اٹھ کر جانے لگا تو انہوں نے روک لیا۔ تم بیٹھو، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ سمان نے ماں کے رویے سے ان کے موڈ کا اندازہ لگانا چاہا۔ جی خیریت؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کیا کہنے والی ہوں۔ انہوں نے غصے سے ٹوکا تو سمان ایک دو پل کو چپ ہو گیا۔ آپ کو فرح اور علی کا چچا کی فیملی کے ساتھ جانا اچھا نہیں لگا تھا، آپ ان دونوں سے ناراض تھیں۔ میں صرف آپ کی وجہ سے سب کے ساتھ نہیں گیا تھا، مگر عثمان اور بھابھی کے روزانہ فون آ رہے تھے، مجبوراً مجھے بھی جانا پڑا تھا۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، انہوں نے سخت خفگی سے جتایا۔ جی، صرف آپ کی ناراضگی کی وجہ سے، سمان نے انتہائی سعادت مندی سے کہا تو طاہرہ کا ٹیمپرمنٹ لوز ہونے لگا۔ جب تمہیں علم ہو گیا تھا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے تو پھر تم نے کال کیوں نہیں کی؟ انہیں اب مزید غصہ آ رہا تھا۔ آپ تب بھی اتنا ہی ناراض ہوتی، محترم سمان نے کہا تو انہوں نے غصے سے سمان احمد کو چند لمحے دیکھا۔ سمان احمد انہیں اپنی ساری اولاد میں سب سے زیادہ عزیز تھا۔ اب تو میں بہت خوش ہوں نا جیسے، انہوں نے تعصب سے سر جھٹکا۔ مجھے آپ کے اس رویے کی وجہ کبھی سمجھ نہیں آئی۔ ہم آپ کی اولاد ہیں، مگر ہمیں ہر وقت آپ کی ناراضگی کا خوف لاحق رہتا ہے۔ میں نے کوئی غلط حرکت نہیں کی، صرف آپ کی ناراضگی کے سبب آپ کو اصل وجہ نہ بتا سکا۔ ابو تو اچھی طرح جانتے تھے کہ میں اسلام آباد جا رہا ہوں، اور اصل بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ہی بہت اصرار کر کے مجھے بھیجا تھا۔ سمان نے صاف اور سیدھی بات کی۔ یوں کہو کہ تم اپنی باپ کی بات مان کر مجھے نیچا دکھانا چاہتے تھے۔ انہوں نے تو بدگمانی کی حد ہی کر دی تھی۔ امی پلیز، آپ ہر وقت یوں منفی مت سوچتی رہا کریں۔ ہم بھلا آپ کو کیوں نیچا دکھائیں گے؟ آپ ہماری ماں ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ اس طرح تو آپ ہماری محبت پر کھلم کھلا شک کر رہی ہیں۔ انہوں نے سمان کو غصے سے دیکھا۔ سمان کچھ بھی ہو جائے ان سے دو بدو کبھی بات نہیں کرتا تھا، ان کا بہت احترام کرتا تھا، مگر اب بہت خوب تم رہ گئے تھے، تمہارے منہ میں بھی باپ والی زبان آ گئی ہے۔ میں تو سچ کہتی ہوں، یہ سب شائستہ جیسی عورت کا جادو ہے، جو بھی ایک دفعہ اس کے سائے میں بیٹھتا ہے مجھے ایسے ہی آنکھیں دکھاتا ہے۔ آج تم بولے ہو، کل تمہاری گونگی بہن بھی بولنے لگ جائے گی۔ علی کو تو پہلے ہی میرا ادب لحاظ نہیں، خوب اس چلتر باز عورت نے ان تین چار دنوں میں تو تمہاری تربیت کی ہے۔ طاہرہ بیگم نے بھی بدگمانی کی حد کر دی تھی۔ سمن تعصف و بے یقینی سے دیکھے گیا کہ یہ واقعی اس کی ماں ہے۔ امی پلیز، آپ حد سے گزر رہی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی سمن احمد کو کہنا پڑا تھا۔ ہاں، یہی کسر رہ گئی تھی، تم بھی مجھے ہی سناؤ۔ چل گیا ہے اس عورت اور اس کی مکار چلاک جادوگرنیوں کا جادو، اب تمہیں ماں حد سے گزری ہوئی ہی لگے گی، انہوں نے غصے سے کہا تو سمان نے غصے سے سر کو جھٹکا۔ حد ہوتی ہے بدگمانی کی بھی، آپ کو تو کچھ کہنا ہی فضول ہے۔ ماں کے سامنے تو ویسے ہی بولنے کے حق میں نہ تھا، ابھی طاہرہ بیگم خود کو روکتی تو کبھی ان کے سامنے یوں آؤٹ نہ ہوتا۔ غصے سے کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ طاہرہ بیگم کی باتیں رہ رہ کر یاد آتی رہیں اور سمان احمد ساری رات سلگتا رہا۔ خالدہ چچی جو کہ واجدہ بیگم کے پاس ٹھہری ہوئی تھی، وہاں وہ بہن کی وقت بوقت کی تکلیف سے خود بھی اذیت سے دوچار ہو رہی تھی۔ شاکرہ ہمہ وقت واجدہ بیگم کے ساتھ ہی ہوتی تھی، مگر رات کو کبھی تکلیف سے یا پھر خود ہی آنکھ کھلنے پر وہ خالدہ بیگم اور واجدہ آپا کے ساتھ اڑ جاتی تھی۔ وہ تو پہلے بھی گھر کی چار دیواری میں مقید تھی، اب تو مزید بستر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ دن تو جیسے تیسے ان کا گزر جاتا تھا، رات گزارنا واجدہ آپا کے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ ایسے میں ان کے لیے پورا ایک بندہ چاہیے تھا جو ان کے ساتھ وقت بے وقت جاگے، بلکہ ان کی تکلیف اپنی باتوں سے بھی کم کرے۔ خالدہ خاتون تو 2 راتوں میں جاگ کر ہی بیمار پڑ گئی تھی۔ تیسرے دن دوپہر کے وقت نبیل گھر سے نکل کر خالدہ کے گھر گیا تو ماں کو بخار میں مبتلا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ یہ کیا حالت کر لی ہے اپنی؟ آپ کو بخار تو مجھے اطلاع کر دی ہوتی، میں آ جاتا یا پھر نویرہ آ جاتی۔ میں نے کتنی دفعہ کہا تھا شاکرہ، اس کو بھی کہا تھا کہ تمہیں فون کر دے، مگر خالدہ مانی ہی نہیں۔ واجدہ آپا کو بھی بہن کی طبیعت خراب ہونے کا ملال تھا، رات دیر تک جاننے سے طبیعت بگڑی ہے۔ تم جانتے ہو، سارا دن میں جتنا کام کروں رات کبھی نہیں جاگی، بس تھکن سی ہو گئی ہے، آرام کر رہی ہوں، شام تک ٹھیک ہو جاؤں گی۔
बेटे और बहन को परेशान देखकर उन्होंने मुस्कुरा कर टाला तो वो कतई न मांगा। बिल्कुल नहीं, आपको आराम की जरूरत है, आप घर चलें। तो यहाँ आपा के साथ कौन होगा? बेटे के दो टोक अंदाज पर उन्होंने बिस्तर पर मौजूद दूसरों के रहमो करम पर पड़ी बहन को देखा। वाजदा आपा मुस्कुराई। मेरी फिक्र नहीं करो, जब तक प्लास्टर नहीं उतरता। परेशानी तो है, फिर शाकरा भी है। तुम घर जाकर आराम करो, ये ना हो कि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए। उन्होंने बहन को तसल्ली दी मगर उनका दिल ना माना। मैं नवेरा को छोड़ जाऊंगा, आप फिक्र ना करें। नबील ने माँ और खाला दोनों को तसल्ली दी। रहने दो बेटा, वो कहाँ इन दिनों परेशान होगी। शादी के दिन अब दूर नहीं है। घरों में 100 काम होते हैं, बच्चियों के अपने ही शौक पूरे नहीं होते। वो मेरी वजह से यूं ही ख्वार होगी। आराम से अपने काम निपटाए। वाजदा आपा ने मना कर दिया तो खालदा ने बहन को देखा। इस हालत में सिर्फ मुलाजमा के सर पर भी नहीं छोड़ा जा सकता था। जद्दा से रिफत भी नहीं आ सकती थी कि उसके बच्चों की तालीम और मियाँ की जॉब का मसला था। आपा, चंद दिनों की बात है। नवीरा ने वैसे भी अच्छी खासी तैयारी की हुई है। जब तक आपका प्लास्टर उतरता है वो आ जाएगी। दिन में तो आप ठीक ही रहती हैं। ज़्यादा बात हुई तो नबीला भी आ जाया करेगी। रात को नवेरा यहीं रह लेगी। 1-1.5 हफ्ते की बात है, फिर अल्लाह मालिक है। नबीला बच्ची वाली है, फिर घर का सारा इंतज़ाम उसी ने संभाला हुआ है, वरना मैं उसे भेज देती। जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तो बच्ची को तकलीफ नहीं देना चाहती थी। बेचारी शादी की तैयारियों में उलझी हुई है, कहाँ घर से निकलने का वक्त होगा। आप इस बात की बिल्कुल फिक्र ना करें, नबीला पीछे से सब संभाल लेगी। ज़्यादा फिक्र हुई तो दोनों ही दिन आपके पास गुजारा कर लिया करेंगी। ज़्यादा शॉपिंग वगैरह का ही मसला है, नबीला यहाँ आ जाया करेगी, दोनों दिन में जाकर कर लिया करेंगी। रात को नवेरा भी इधर होगी। नबील को भी माँ की बात अच्छी लगी थी। खाला को कहा तो उन्होंने सर हिला दिया। फिर थोड़ी देर बैठकर वो माँ को लेकर घर आ गया था। नवेरा सिलाई मशीन रख के मसरूफ थी तो नबीला ढेरों सामान फैलाए पैकिंग कर रही थी। माँ को नबील के साथ आते देखकर नवेरा हैरान हुई। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रही थी, इसलिए मैं घर ले आया हूँ। नबील ने बीवी और बहन को बताया तो वो दोनों पास आ बैठे। खुदा खैर करे, ज़्यादा तबीयत तो नहीं बिगड़ गई। खालदा बेगम वैसे भी बहन की तकलीफ पर बहुत दुखी थी। बहन की तकलीफ का दुख अंदर ही अंदर उन्हें खाए जा रहा था। औलाद के सामने कुछ भी कह नहीं सकती थी। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बस रात का जागना होता है। तो अब खाला अम्मी के पास कौन है? नवेरा ने ही पूछा था। कोई भी नहीं, मैं सोच रही हूँ कि तुम ही भेज दो। आपा के पास रहोगी तो दिल बहला रहेगा उनका। जी अम्मी? वो अम्मी की बात पर हैरान हुई थी। मगर मैं कैसे जा सकती हूँ? इधर ये जो इतने काम पड़े हुए हैं, ये सिलाई का ही इतना काम है। उसने इधर उधर फैले फैलावे की तरफ इशारा किया। हो जाएगा, मैं अहमद को कहूँगी वो साजिदा को भेज दे। अगले हफ्ते 1.5 में साजिद भी बीवी बच्चों समेत दुबई से आ जाएगा, तो सब कुछ खुद ही हो जाएगा। सिलाई का काम तुमने खुद ही अपने ज़िम्मे ले लिया था। मैंने कहा था कि दर्जी को दो, ख़त्म करो ये मुशक्क़त, बाकी काम देखो। मगर आपको पता है कि मैं दर्जी के काम से मुतमईन नहीं होती। वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं करता। तो शहर में दर्जी मर गए हैं, किसी और को देख लेते हैं। पता नहीं कोई कैसा कोई काम करे, मैं खुद ही कर लूँगी। उससे फ़ौरन मना कर दिया था। पता नहीं तुम्हारा क्या बनेगा। सारा दिन मशीन के सामने बैठ बैठ कर इतनी सी सूरत निकल आई है। इन दोनों लड़कियों को अपने आप को संवारने बनाने से फुर्सत नहीं होती, और तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। उन्होंने अब नवेरा को बगौर देखा तो गुस्सा आने लगा। काम के चक्करों में वो हमेशा खुद को भूल जाती थी। ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे, अच्छी खासी सूरत है मेरी, आप फिक्र न करें। उसने माँ को टाला। अच्छा फिर मैं क्या करूँ? मैं खाला को कह आया हूँ कि मैं नवेरा को छोड़ जाता हूँ। अब उससे सवालिया नज़रों से पहले माँ और फिर बहन को देखा। नवेरा नज़रें चुरा गई। उससे वाजदा खाला से बहुत मोहब्बत थी, मगर शारिक की वजह से वो बहुत मोहतात हो गई थी। अब भी दिल नहीं मानता था वहाँ जाने को। उन कामों में वो खाला को लिए सब कुछ छोड़ सकती थी। चली जाएगी नवेरा, इन कपड़ों का मसला है तो साथ ले जाए। दिन में खाला के पास बैठकर काम कर लिया करे, उनका भी दिल बहरा रहेगा। रात में उनके पास ही आराम कर लिया करे, इसमें कौन सी परेशानी वाली बात है। नबीला भाभी ने भी मशवरा दिया तो नवेरा क्लस कर रह गई। हाँ, नबीला सही कह रही है, वहाँ से तो फारिग बैठे भी वक्त नहीं गुजरता। शाकरा फिर भी मुलाजमा ही है। मुलाजिम लाख एतबार वाले हों, जो परवाह अपनों को होती है वो मुलाजमों को कहाँ। मेरा तो आपा को बेयारो मददगार छोड़कर आने को जी ही नहीं चाह रहा था। इधर घर की भी फिक्र थी, यहाँ भी तैयारियों के 100 काम 100 झमेले। तुम दोनों अकेली थी, जहन इधर ही उलझा हुआ था। शादी वाला घर है, लोगों का क्या भरोसा।
बहन की तरफ से आप दीदा उन्होंने आंसू साफ किए तो सदा की नरम दिल नवेरा एहसान एकदम उनके आंसुओं से पिघल गई। अच्छा रोए नहीं, मैं चली जाऊंगी। अपने कपड़े तो मैं खुद ही सिलाई करूंगी। आज जाकर वहां की रूटीन देखती हूँ। अगर वक्त हुआ तो उधर से आकर सिलाई के लिए कपड़े ले जाऊंगी। बाकी कपड़े भाभी आप किसी दर्जी को दे दें। अब इतना ही हो सकता है मुझसे सिर्फ। भाभी ने उसकी बात पर सर हिलाया था। जीती रहो, खुश रहो, अल्लाह तुम्हें शादो आबाद रखे। मुझे पता था मेरी बेटी इनकार नहीं करेगी। इन दिनों तो बच्चियों को घर से निकालना ही नहीं चाहिए। बहन की मोहब्बत रुलाती है, मजबूर हूँ, वरना कभी ना भेजती तुम्हें। शारिक की तरफ से तो मेरा अपना दिल बड़ा खट्टा हो गया है। माँ घर में मफलूज दूसरों के रहमो करम पर है। अपने ऐश के लिए उसने माँ को अस्पताल से घर ला बिठाया है। क्या था, चंद दिन तकलीफ सह लेता, अब भी कौन सा पहाड़ तोड़ रहा है। रात गए घर लौटता है। मुझे तो उसकी सरगर्मियों से ही उलझन होने लगती है। आपा तो फिर माँ है। सच कहती हूँ, आपा की बीमारी का जिम्मेदार भी शारिक ही है। वो माँ थी, बेटी की पहलू तही उनसे मख्फी न रह सकी थी। खुद भी दिल खट्टा हुआ था, सो दिल की भड़ास निकाल ली। नवेरा चुपचाप देखती गई। जाओ कपड़े बदल कर तैयार हो लो, एक दो जोड़े और दूसरी चीजें साथ रख लो। किसी और चीज की जरूरत पड़े तो बाद में आकर ले जाना। नबील को काम पर भी जाना है, जल्दी करो। आपा की अब न जाने क्या हालत होगी। मेरी मौजूदगी में सारा दिन शाकरा आपा के पास ही होती थी। अब खुदा खैर करे। एक वक्त में उन्हें कई फिक्रें थी। नवेरा खामोशी से चीजें समेटने लगी। माँ को वो कुछ कह भी नहीं सकती थी, वो पहले ही बहुत दुखी थी। बहन का दुख उनके अंदर को काट रहा था। अब चंद दिनों में बहन की तकलीफ के एहसास में मुब्तला वो खुद आदी होकर रह गई थी, और ऐसे में वो खुद भी उनकी तकलीफ में इजाफा करती। क्या कर लेंगे शारिक भाई भी, बाहर उनकी सरगर्मियाँ कैसी भी सही, घर की खवातीन के बारे में थोड़ा बहुत लिहाज तो होता ही है ना। अब मैं इतनी गिरी पड़ी भी नहीं हूँ। ज़्यादा घूरा तो साफ बात कर लूँगी, कह दूंगी मुझे ये सब हरकतें पसंद नहीं, अपने ऊपर कंट्रोल करें। मेरे टोकने पर कम से कम हया तो आएगी ही ना। चीज़ें समेट कर अपने कमरे में आते उसने मुसम्मम इरादा किया था। तैयार होकर दो तीन जोड़े और ज़रूरी इस्तेमाल की चीज़ें बैग में लेकर नीचे आई तो नबील भाई उसके मुंतज़िर थे। ध्यान से रहना, फिक्र नहीं करना, अपना घर है, बस चंद दिनों की बात है, आपा का प्लास्टर उतर जाएगा, तब तक शायद रिफत भी आने के काबिल हो जाए। वहाँ दूर परदेश में बैठी माँ की अजियत पर रोती रहती है। नबीला चक्कर लगाती रहेगी, फिर खानदान के दीगर लोग भी आपा की अयादत को आते जाते रहेंगे। सारा दिन इन्हीं कामों से फुर्सत नहीं मिलेगी। बस आपा का ख्याल रखना, मैं नहीं चाहती मेरी तरफ से कोई कोताही हो। उन्होंने नवेरा का मुंह चूम कर हिदायत दी थी। वो खामोशी से खुदा हाफिज कहकर नबील के साथ निकल आई। ज़ेबा कियानी ने शारिक जुमान को अपने घर दावत पर इनवाइट किया था। वहाँ क्लब के कई और मेंबर्स भी थे। ज़ेबा कियानी ने यह दावत अपने माँ बाप की वेडिंग एनिवर्सरी के तौर पर दी थी। शारिक जुमान के हर तरह के बेजार रवैये के बावजूद ज़ेबा कियानी की दिलचस्पी शारिक जुमान की ज़ात में बढ़ी ही थी। शारिक जुमान पिछले 3-4 दिनों से घर लेट जा रहा था। अम्मा की बीमारी की वजह से वो पिछले दिनों हर तरह की सरगर्मी से दूर रहा था, मगर जैसे ही अम्मा घर शिफ्ट हुई थी वो कितने दिनों बाद क्लब गया था। वही पुराने मेंबर्स और दोस्तों से मिलने जुलने में वक्त का एहसास ही न हुआ था। अगले दिन ज़ेबा कियानी से सरे राह मुलाकात हो गई तो वो उसे ज़बरदस्ती साथ ले गई थी। कुछ खालदा चची की वजह से वो अम्मा की तरफ से बेपरवाह भी था। ऊपर से वो घर से पहले ही की तरह गाफिल हुआ था, और आज ज़ेबा कियानी की ये दावत उसे घर से मुकम्मल तौर पर गाफिल कर चुकी थी। यहाँ आते ही उसकी मुलाकात वहाँ मौजूद क्लब के तमाम मेंबर्स से हुई। उसके अलावा जब लाला मंसूर पर शारिक जुमान की निगाह पड़ी तो वो नज़र बचा गया। ज़ेबा कियानी ने उसे अपने वालिद से मिलवाया था, और मिस्टर कियानी काफ़ी सर्द अंदाज में शारिक से मिला था। शारिक जुमान को ज़ेबा कियानी की गर्म जोशी और बाप की सर्द मोहरी पर अंदर ही अंदर हंसी तो खूब ही आई। उसका बाप जहाँ स्टेटस कॉन्शियस था, वहाँ वो लोगों का शजरे नस्ब की भी पूरी खबर रखता था। अपने से कम बंदे से उसका रवैया हमेशा बहुत सर्द हो जाता था। यहाँ आकर शारिक जुमान एकदम बोरियत से दो चार हुआ था। वो चंद लम्हे क्लब के दोस्तों में आ बैठा था। ये मिस्टर कियानी हद से ज़्यादा खुद पसंद है, उसके एक साथी ने सिगरेट सुलगाते हुए मिस्टर कियानी को घूरते हुए कहा। क्यों, तुम्हें उसकी खुद पसंदी से क्या लेना देना? उससे मुस्कुराकर हाज़रीन पर नजरें जमाए अपने दोस्त को सुलगाया। इस जैसे शख्स से तो मैं कलाम नहीं करता। ये तो तुम्हारी वजह से यहाँ मौजूद हूँ, वरना ये इंसान की एक फितरत होती है। हो सकता है ये उसकी फितरत हो। उससे मुस्कुराकर मिस्टर कियानी का तज्जिया किया। खैर, फितरत तो नहीं, अलबत्ता अपनी दौलत पर हद से ज़्यादा गरूर है इस शख्स को। ये भी है। उससे कंधे उचकाए।
खैरियत? तुम बड़े मुतमईन हो। वैसे उसकी बेटी तो आजकल बड़ी आगे पीछे फिर रही है तुम्हारे। आखिर मामला क्या है? तुम मुझसे खुद पूछ लो आखिर मामला क्या है। मैं क्या जानूं? जिस तरह उसने तुम्हें इनवाइट किया है मुझे भी किया है। जिस तरह उसका बाप तुमसे मिला है मुझसे भी मिला है। रह गई उसकी बेटी तो वो खड़ी है, जाकर पूछ लो। इस तरह लापरवाह अंदाज में उसने कहा तो उसका दोस्त हंस दिया। तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं। उसकी बेटी तुमसे क्या चाहती है ये मैं क्या क्लब में मौजूद हर शख्स समझ रहा है। और तुम हो कि वैसे मुझसे ये राजदारी बरत के अच्छा नहीं कर रही। ये लड़का वसीम उसका पुराना दोस्त था। यहीं क्लब में उससे दोस्ती हो गई थी। बाहर की दोस्तियां तो अपनी जगह, मगर क्लब के अंदर भी लड़के उससे दोस्ती को बेचैन रहते थे। अच्छा, क्या राजदारी बढ़ती है मैंने तुमसे? उसने खुशमगी नजरों से वसीम को घूरा। ये राजदारी क्या कम है कि तुम्हारा जेबा कयानी से बाकायदा चक्कर चल रहा है और तुम मुंह से भाप नहीं निकाल रहे। शट अप यार, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं ऐसे चक्करों में नहीं पड़ता। ये जेबा कयानी क्या, मैं तो क्लब में बहुत सौ से हेलो हाय करता हूँ। अब उन सब से तुम चक्कर चलाने की बात करोगे? उसने तलखी से कहा। तो वसीम बेयकीनी से देखते हुए बोला, फिर आज तुम इस दावत में क्यों हो? तुम अपने मिजाज के अलावा तो किसी की दावत भी कबूल नहीं करते। फिर जेबा कयानी को इतनी अहमियत? इससे पहले तो तुमने किसी लड़की को इतनी अहमियत नहीं दी। वसीम ने उलझ कर कहा तो शारिक हंस दिया। बहुत दिन हो गए थे दोस्तों में घुले मिले, सोचा आज थोड़ी सी तफरी भी हो जाए। वैसे भी घर में अम्मा की वजह से तबीयत उकताई रहती है, बाहर कम से कम थोड़ा बहुत सुकून तो है। उसने कहा तो वसीम खामोश हो गया। अरे शारिक साहब, आप भी यहाँ? बहुत खूब। कैसे हैं? मिजाज बखैर हैं? वो जिस शख्स से नजर बचाकर इस जगह आ बैठा था वही उसे देखकर करीब आ गया था। शारिक के तेवर बदलने लगे। लाला मंसूर से शहवाना वाले मामले में जो डील थी उसके बाद तो वो उस शख्स की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। बिगड़े जावियों से लाला मंसूर की गर्मजोशी को नजरअंदाज किया। जी, इत्तेफाकन यहाँ हूँ, शायद आपसे मिलना था। तलखी से उसने जताया था। जवाबन लाला मंसूर का बेहंगम कहकर पुरसुकून माहौल के लिए खासा नागवार था। बहुत खूब, बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो। मैं ऐसे हाजिर जवाब लोगों की बड़ी कदर करता हूँ। मुस्कुराकर शारिक जुमान का कंधा थपकते हुए वो साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया था। ये मिस्टर क्यानी से कोई दोस्ती वोस्ती है? अपने खास अंदाज में उसने बेतकल्लुफी का मुजाहरा किया था। जी नहीं, मैं दौलत जैसी बेमाया शय पर फख्र करने वाले लोगों से कभी दोस्ती नहीं करता। वही कटीला तंजी अंदाज था। लाला मंसूर ने सराहती निगाहों से देखा। फिर वो शायद उनकी आमद की वजह जानना चाहता था। उनकी बेटी के मदुइन में से हैं हम लोग। उसने अपने और वसीम की तरफ इशारा किया तो वो अपने भारी जिस्म पर भारी सर हिलाने लगा। अच्छा अच्छा। वो यूं सर हिला रहा था जैसे सब कुछ समझ गया हो। बस तुमसे मिलने आजकल मैं तुम्हारे ऑफिस आने वाला था। अच्छा हुआ तुमसे यहाँ मुलाकात हो गई। लाला मंसूर ने वसीम को नजरअंदाज करते हुए बात की तो शारिक ने ताज्जुब से देखा। क्यों? तुम्हारी बहन? शारिक जुमान के तेवर एकदम बदले थे। वो शायद यही जब लगाना चाहता था, फौरन कहने लगा। मेरा मतलब है, शहवाना जुमान के सिलसिले में तुमसे बात करना चाहता था। क्यों? मेरा उससे क्या ताल्लुक? ये अक्सर सर्द मोहरी और अजनबी लहजे में रुखाई से पूछा तो एक पल को लाला मंसूर भी उसके तर्ज अमल पर खाइफ हुआ। खैर, ताल्लुक से तुम इनकार नहीं कर सकते। शहवाना की माँ बदरारा किस कमाश की औरत है तुमसे बेहतर भला कौन जानता होगा। शारिक को लगा कुमाश के लफ्ज में लपेट कर लाला मंसूर ने उसे गाली दी हो। शट अप। वो एकदम टेम्परमेंट लूज कर गया था। खूंखार खा जाने वाली नजरों से लाला मंसूर को देखा। तुम गुस्सा करने के बजाय ठंडे दिल से गौर करो। शहवाना जुमान इसी हफ्ते में शायद किसी दिन एहसान से निकाह कर रही है। वो शायद मेरे असर रसूख से बेखबर है, मगर मैं कैसे उसे समझाता। एहसान मंसूर मेरा इकलौता बेटा है। उसकी जिद के सामने बेबस हूँ, वरना उस जैसी औरतों को मसलना मेरे बाएं हाथ का खेल है। चुटकी बजाते ऐसी औरतों का काम करता हूं मैं। उसने चुटकी बजाकर जताते हुए शारिक जुमान की खून छलकाती आंखों में देखा। गैरतमंद हो। तुम्हारा बाप भी बड़ा गैरतमंद था, मगर ऐसी औरतों को अपनी इज्जत बेइज्जती की परवाह नहीं होती। इन्हें मर्दों की जेब से फिक्र होती है। नोट दिखाकर मूड बनाने वाली बात करती हैं। मैं सिर्फ खामोश हूं तो इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा मेरे मुकाबले आ खड़ा हो, जबकि बदर बेगम ऐसा ही चाहती है। तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि ऐसा ना हो कि बाद में तुम पछताओ। वो शारिक को सुनाकर चला भी गया था। शारिक जुमान अपने आप पर बमुश्किल बंद बांध रहा था।
वसीम जो सारी गुफ्तगू सुन चुका था, उसने खौफजदा नजरों से सारिक जुमान की आंखों में डराने वाली दरिंदगी महसूस की थी। सारिक जुमान ने उसे कभी अपने बारे में नहीं बताया था, मगर क्लब में मौजूद हर शख्स सारिक जुमान से मुतालिक एक मुख्तलिफ कहानी जरूर सुनाता था। इन कहानियों में कितनी सच्चाई थी वो नहीं जानता था, मगर जब से उसने शारिक जुमान के मैगजीन में शाया होने वाली शहवाना और बदरारा की रिपोर्ट पढ़ी थी, वो बहुत कुछ जान गया था। शारिक जुमान तेजी से उठा था। वसीम भी उसके साथ उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हो? शारिक जुमान के तेवर अच्छे न थे। वसीम ने डर कर पूछा। इस शख्स ने गाली दी है मुझे। मैं बेगैरत नहीं हूं और ना ही मेरा बाप था। बताना चाहता हूं मैं इस जलील शख्स को। वो गुस्से से फनकारा था। वसीम ने उसका हाथ थामा फौरन। यहाँ तमाशा बंद मनाओ अपना, चलो यहाँ से। यहाँ बहुत से लोग तुम्हारे जानने वाले हैं। ख्वामख्वाह बात बढ़ेगी और तुम्हारी अपनी ही साख खराब होगी। उसने धीरे से समझाया तो शारिक ने गुस्से और तनफ्फुर से वसीम को देखा। इस शख्स की गाली सुनकर मैं आराम से चला जाऊंगा? इतना बेजमी समझ रहे हो तुम मुझे? शारिक जुमान का बस नहीं चल रहा था कि 1 मिनट की ताखीर किए बगैर लाला मंसूर का गिरेबान जाकर पकड़ ले। आराम से, तुम बाद में ठंडे दिमाग से सोचकर इस शख्स को जवाब देना। इस वक्त कुछ भी मुनासिब नहीं। चलो चले यहां से। उसने सख्ती से शारिक का बाजू पकड़कर उसे कोई भी संगीन कदम उठाने से मना कर दिया। क्या हुआ, जा रहे हो तुम लोग? जेबा कयानी ने दोनों को खड़ा देखकर फौरन उनकी तरफ आई। शारिक जुमान ने चुपती नजरों से अपने सामने खड़ी जेबा को देखा। क्या हुआ? उसने शारिक के तेवरों से अंदाजा लगा लिया कि यहाँ कोई गड़बड़ हुई है। कुछ नहीं हुआ, इसकी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं, घर से फोन आया है, हम लोग जा रहे हैं। मगर अभी तो खाना लगना है, इतनी जल्दी? वसीम की बात पर उसने कहा तो शारिक ने हाथ उठाकर रोक दिया। प्लीज जेबा, तुमने इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया, फिर कभी सही। चलो वसीम। वो वसीम को कहकर वहां से निकलता चला था और जेबा हैरत से खड़ी इस पल पल बदलते तेवरों वाले शख्स को सोचे गई। वो शख्स उसे हमेशा से ज्यादा नाकाबिले रसाई और नाकाबिले फहम लगा। नवेरा यहाँ आई तो मजबूरी में थी, लेकिन खाला की मजबूरी और घर की हालत देखकर वो अपनी जगह कुड़ कर रह गई थी। हर तरफ बिखरी बेतरतीबी और गंदगी, गर्द, धूल वगैरह हर शय पर मौजूद थी। खाला अम्मी उसे देखकर बहुत खुश हुई थी। उन्हें अपनी ये भांजी बहुत अजीज और पसंद भी थी। उनके दिल में उसके लिए बहुत सी ख्वाहिशें थी, मगर अपनी कमाईगी और शारिक जुमान की सरगर्मियां देखकर वो अपनी सारी ख्वाहिशें दिल में ही दबा गई थी। अगर बहन के सामने झोली फैलाती तो क्या मुश्किल था कि उनकी बहन उनकी मुश्किल समझकर अपना ये हीरा उनकी झोली में न डालती? मगर वो खुद गर्ज न थी। नवेरा तो जिस घर में जाती रोशनी सी बिखेर देती। शारिक की सरगर्मियों पर वो दिल महसूस कर रह जाती थी। और अब तो नवेरा किसी की अमानत थी, किसी के नाम से मंसूब। बस चंद ही दिन तो रह गए थे उसे किसी के नाम से हमेशा के लिए मंसूब हो जाने में। ऐसे में वो सब कुछ छोड़कर सिर्फ उनके लिए यहाँ आई थी। उनका दिल नवेरा और बहन की मोहब्बत के बोझ से जेर बार था। नवेरा ने यहाँ आते ही शाकरा को घर की तरफ मुसरफ करवाया था और खुद उनकी खिदमत में लग गई थी। गाहे बगाहे वो शाकरा को भी देख लेती थी, जिसे उसने घर की सफाई सुथराई पर मामूर किया था। शाम तक घर की हालत अच्छी खासी निखर चुकी थी। नवेरा ने सारा दिन खाला अम्मी को सोने नहीं दिया था। अपनी बातों से, अखबार से उन्हें मुतवज्जे रखा था। उसका ख्याल था कि वो दिन को सो गई तो सारी रात बेचैन रहेंगी। वो अगर दिन को जाग लिया करें तो उनकी रात पुरसुकून गुजरेगी। रात का खाना उन्होंने 8 बजे खाया था। शारिक का कोई अता पता नहीं था। रात का खाना लगाते ही नवेरा ने खाला को मेडिसिन खिला दी थी। दोनों ने मिलकर न्यूज देखी थी। नवेरा ने टीवी अम्मा के कमरे में रखवा लिया था। इस तरह उनका दिल बहला रहेगा। 10:15 बजे के करीब अम्मा सो गई थी तो नवेरा का भी नींद से बुरा हाल होने लगा। शाकरा को वहीं अम्मा के कमरे में ही उसने सोने की हिदायत की थी। इशा की नमाज अदा करके वो अम्मा के पास ही बेड पर दूसरा कंबल लेकर लेट गई थी। शाकरा को उसने हिदायत की कि शारिक जुमान अगर जल्दी आ गया तो उसे मत उठाए। सारे दिन की थकन से उसका बुरा हाल हो रहा था। शाकरा सारे घर के लॉक चेक करके अम्मा के कमरे में मौजूद सोफे पर लेट गई थी। नवेरा सो गई तो शारिक जुमान का इंतजार करते करते शाकरा की भी आंख लग गई थी। 2 बजे के करीब शारिक जुमान की वापसी हुई थी। बैरूनी गेट तो जहूर बाबा ने खोल दिया था, अंदरूनी दरवाजा लॉक था। शारिक जुमान को पहले ही न जाने किस किस चीज का उबाल उठा हुआ था, एकदम भुना उठा। गुस्से से दरवाजा पीट डाला। जहूर बाबा उसके गुस्से से एकदम डर कर आए थे। साहब जी, मैं दरवाजा खोल देता हूँ, मेरे पास चाबी होती है, अंदर शायद शाकरा सो गई है। जहूर बाबा ने अपनी जेब से चाबी निकाल कर लॉक खोला तो ऑटोमेटिक लॉक खुल गया। नॉनसेंस शाकरा। अंदर घुप अंधेरा था, कोई भी न था।
अम्मा की वजह से शाकरा अब उनके कमरे में ही होती थी। इस वक्त शारिक शाकरा को आवाजें देते अपने घर में खालदा चची की मौजूदगी को यकसर फरामोश कर बैठा था, जो पिछले 2-3 दिनों से यहाँ थी। शाकरा बेचारी सारे दिन की भाग दौड़ से और फिर नवेरा के हुक्म पर घर की असरन और तफसीली सफाई धुलाई से अब इतनी थक चुकी थी कि दरवाजा मुसलसल पीटने और शाकरा की पुकार पर भी न उठी थी। नॉनसेंस। एक तो ये मुलाजिम भी सर चढ़े होते हैं, जरा ढील दी तो अपना रंग दिखाने लग जाते हैं। अंदाजा से बरामदे की रोशनी ऑन करके वो गुस्से से बुड़बुड़ाता अम्मा के कमरे की तरफ बढ़ा था। जेबा कियानी के घर से निकलने के बाद वो अपने चंद दोस्तों की तरफ वसीम के साथ चला गया था। उसके ऐसे दोस्त उसके किसी ऐसे ही वक्त में काम आते थे। उनके साथ वक्त गुजारते पता ही नहीं चलता था कि कितना वक्त बीत चुका है। इधर जब वसीम घर के लिए उठा तो वो भी निकल आया। अगरचा उसकी हालत घर जाने वाली ना थी, ऐसी हालत में वो कभी घर जाता भी नहीं था, सीधा ऑफिस चला जाता था। मगर न जाने आज क्या बात थी कि वो सब कुछ फरामोश किए हुए थी। सब एहतियातें, सब तदबीरें। बस सिर्फ इतना मालूम था कि उसके अंदर आग जल रही है, इंतकाम और नफरत की, अपने आप से, अपने से मुताल्लिका तमाम लोगों से। इस समय तो उसे अम्मा और उनकी बीमारी तक भूल चुकी थी। बस अपनी नफरत याद थी, जो हमेशा अपनी माँ का नाम सुनकर ही उसके अंदर जहर की तरह सिरायत कर जाती थी। अम्मा के कमरे की हल्की रोशनी थी। वो जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी टांगों में एक वाज़ेह लड़खड़ाहट थी। शाकिरा! वो जो गुस्से से शाकरा पर चीखना चाहता था, अम्मा के बेड की दूसरी तरफ लेटे वजूद पर नजर पड़ी तो अपनी ही आवाज उसे गले में घुटती महसूस हुई। नवेरा! इंतहाई इस्तेजाब उसकी आंखों से छलका था। ये यहाँ कैसे और कब आई? एकदम उसका जहन होश की दुनिया में आया था। सर झटक कर उसने आंखें हाथों से रगड़ी, इस खौफ से कि कहीं ये उसका वहमो गुमान ही ना हो। पिछले दिनों से वो उसको बहुत सोच रहा था, हर लम्हे, हर पल, हर वक्त, और अब वो मुजस्सिम थी। उसे वो धोखा ही लगी थी, मगर आंखें मिलने के बावजूद वो उसी तरह थी। बिस्तर पर लेटी, कंबल उसके आधे वजूद पर था। उसकी चोटी बेड से नीचे लटक रही थी। एक बाजू सीने पर था तो सर दाईं तरफ बिस्तर पर था। उसके चेहरे की तमाम तर खूबसूरती उन लम्हों में शारिक जुमान के हवासों पर बुरी तरह सवार हुई थी। नवेरा, नवेरा! वो बेकरार हुआ बैठा था। उस दिन वो हॉस्पिटल से चली गई थी और शारिक जुमान की रूह में एक शगाफ डाल गई थी। वो जितना अपने आप को कोसता था उतना ही वो याद आती थी। नवेरा की नजरों की नागवारी हर लम्हा उसके जहन के पर्दे पर ताज़ा रहती, उसके दिलो दिमाग पर ताजियाने लगाती रहती थी। वो हर दम क्लसता रहता था। उस दिन के बाद वो उसे नजर नहीं आई थी और कितनी बार वो उसके घर के दरवाजे पर जाकर वापस लौट आया था। उसे एक नजर बार बार देखने की ख्वाहिश न जाने कैसी थी कि उसके अंदर की आग को हर लम्हा भड़काती रहती थी। नवेरा का नाम, उसके अतवार, उसका वजूद, गोया हर चीज उसके जहन पर ठहर सी गई थी। नवेरा तलब बनकर उसके अंदर जाग रही थी। नवेरा को छूकर उसकी मौजूदगी का यकीन खुद को दिलाने की ख्वाहिश ऐसी उभरी कि वो बेख्तियार से उसकी तरफ बढ़ा। वो इस समय भूल चुका था कि उस वक्त उसकी कंडीशन क्या है, वो इस वक्त किसके कमरे में है, इस वक्त उस कमरे में उसके अलावा और कौन कौन है। बस उसे याद था सो सिर्फ इतना कि नवेरा उसके सामने है। वो नवेरा जो तलब बनकर उसके अंदर जाग रही थी, वो नवेरा जो कभी उसके लिए नहीं थी मगर इसे इस वक्त अपनी दस्तरत में महसूस हो रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर नवेरा की मौजूदगी महसूस करने के लिए उसका चेहरा छूना चाहा था कि उसी पल उसने करवट बदली थी। सीने पर धरा बाजू पहलू में आ गया था, कंबल मजीद सीने से सिरक गया था। उसका खूबसूरत सरापा अपनी तमाम तर हशर सामानियों समेत शारिक जुमान की निगाहों के सामने था। शारिक जुमान, जिसने उसे हमेशा ढके छुपे हुलिये में देखा था, कभी बगैर दुपट्टे के नजर ना आई थी। सिर्फ एक दफा नवाज के साथ उनके यहाँ गया था तो वहां बगैर दुपट्टे के दिखाई दी थी, मगर फिर वो नजरों के सामने से हट गई थी और अब वो गोया निगाहों में जम सी गई थी। वो गोया उसे उस समय जीती जागती कयामत दिखाई दी, ऐसी कयामत जो उसके अंदर तबाही मचा रही थी, उसकी तलब के समंदर में तला तुम बरपा कर रही थी, उसके वजूद को चिंगारियों से भर रही थी और वो मचल उठा था, बेकरार हो गया था। उस समय शारिक जुमान की तमाम हिस्से शायद मुर्दा हो चुकी थी या फिर उसके अंदर से एहसास मर चुका था। शारिक जुमान ने हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई थामना ही चाही कि शारिक की जेब में पड़ा मोबाइल एकदम बज उठा था और वो हड़बड़ाकर होश की दुनिया में आया था। एकदम कई कदम पीछे हटा था। मोबाइल की बीप मुसलसल बज रही थी। जब तक शारिक जुमान मोबाइल जेब से निकालकर उसका गला दबाता, तब तक न सिर्फ नवेरा की आंख खुल चुकी थी बल्कि शाकरा भी हड़बड़ाकर सीधी हुई थी। आप दोनों एकदम उठी थी।
शारिक जुमान जो भी कुएं के पास ही खड़ा हुआ था, जिसने अभी अपनी तलब का कासा भरा ही था, मगर कासा बिन पिए ही होंठों से हटाना पड़ा था। उसकी हालत उस समय इतनी बेचारगी लिए हुई थी कि वो गुस्से से वापस पलटा था। इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझती, वो एकदम दरवाजा पार कर गया था। शाकरा तो कुछ समझी नहीं थी, और नवेरा जो खुद गहरी नींद से एकदम मोबाइल की बीप से बेदार हो गई थी, वो अजीब सी बेचैनी का शिकार हो गई। ये शारिक भाई कब आए? उसने सवालिया नजरों से शाकिरा को देखा, जो शारिक का इंतजार करते करते सोफे पर लेटी थी। अब कमर दुख रही थी। उठकर वो जमीन पर पड़े मैट्रेस पर लेट रही थी। पता नहीं, शायद अभी आए होंगे। शाकिरा ने लेटे हुए नवेरा के सवाल पर कहा तो वो उलझी। तो तुमने दरवाजा नहीं खोला? शाकिरा ने नफी में सर हिला दिया। तुमसे मैंने कहा था कि अंदरूनी दरवाजा लॉक करके आओ, फिर कैसे वो अंदर आ गए? दरवाजा किसने खोला? वो एकदम परेशान हो गई। पता नहीं जी, शायद जहूर बाबा ने खोला हो। रात जब भी साहब देर से आते हैं तो उनके पास दूसरी चाबी है। जहूर बाबा उसी से साहब के लिए दरवाजा खोल देते हैं। शाकरा ने उसकी परेशानी समझे बगैर तफसीली जवाब से नवाजा। अच्छा। नवेरा उलझते हुए दोबारा बिस्तर पर लेट गई थी, मगर अब की बार उसके अंदर बेचैनी थी कि बहुत चाहने और कोशिश के बावजूद उसे दोबारा नींद नहीं आई थी। सोती जागती कैफियत में वो सारी रात जागती रही थी, हत्ता कि सुबह फजर की अजानें होने लगी और नवेरा की बेचैनी खत्म हो गई। जरिश के कॉलेज फेलो, जो कि ग्रेजुएशन की तालिबात थीं, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखती थीं, को अपने सर्वे के सिलसिले में कुछ कंपनीज और फर्म्स से मुताल्लिक़ डाटा इकट्ठा कर रही थीं। उन्हें मुख्तलिफ फर्म्स में जाकर वहाँ काम करते लोगों से मालूमात हासिल करना थी। इस सिलसिले में जरिश ने उनको अपनी फर्म में चलने की दावत दी थी। चूँकि यह तालिबात जरिश से सीनियर थी, मगर कॉलेज और टीचर की हर दिल अजीज स्टूडेंट होने की वजह से जरिश की सीनियर से भी काफ़ी इलेक्ट थी, और उन्होंने इसकी ऑफर को कबूल भी कर लिया था। सऊद अहमद ने अपने मैनेजर को बुलाकर उन तालिबात को हर तरह का डाटा फ्राहम करने की हिदायत दी थी। सऊद अहमद का मैनेजर उन सब को लेकर सारा ऑफिस दिखा चुका था। तकरीबन 2 घंटे उनको वहां लग गए थे। जरिश उनके साथ साथ ही थी। वापसी से पहले सऊद अहमद ने उनको रिफ्रेशमेंट भी दिया था। चूंकि ये जरिश के हवाले से आई थी और जरिश उनको लेकर आई थी, सारा अमला खासा मुस्तैद रहा था। जरिश जब ऑफिस आई थी तो सुमान अहमद अपने ऑफिस में नहीं था, सईद अहमद थे। जरिश उनके पास भी सबको लेकर गई थी। उन्होंने भी पुरतपाक खैर मकदम किया। ज़बरदस्त जरिश, तुम लोगों का ऑफिस बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ का माहौल, काम करने का अंदाज, हर चीज़ बहुत परफेक्ट है। फिज़ा ने रिमार्क्स दिया तो वो मुस्कुरा दी। इस वक्त वो सब पापा के ऑफिस में ही साइड सोफों पर बैठी रिफ्रेशमेंट के नाम पर लंच उड़ा रही थी, जो कि डब्बों में बंद बिरयानी और कोक की सूरत में थी। और ये सब होना भी चाहिए कि हमारे पापा, ताया अब्बू और हमारे सुमान भाई बहुत मेहनत करते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत अहमियत और इज्जत देते हैं। तुम लोगों ने देखा भी है ना कि यहाँ काम करने वाली खवातीन को किस तरह का माहौल मैसर है। दरअसल पापा और ताया अब्बू का काम करने और करवाने का ख़ास अंदाज है। वो अपने वर्कर्स को अपने साथ लेकर चलते हैं। ये तो है। फिज़ा ने सर हिलाया। चलो फिज़ा, बाकी डिस्कस कल कर लेंगे। अब चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। मेरी अम्मी परेशान हो रही होंगी। शाइजा ने कहा तो फिज़ा ने भी अपनी घड़ी देखी। वाकई टाइम तो बहुत हो गया है, अब चलना चाहिए। वो भी खड़ी हो गई थी। थैंक्स जरिश, तुमने हमारी इतनी मदद की, वरना अब तक हम जो 2 एक फर्म्स में गए हैं, बहुत बुरा रवैया था लोगों का। जैसे हम उनके अंदरूनी भेद ही तो हासिल करेंगे। उनकी तीसरी साथी शफक ने भी कहा तो वो हंस दी। शुक्रिया किस बात का, ये तो अच्छी बात है कि तुम लोगों के काम आई। वैसे तुम लोग वापस कैसे जाओगी? उन्हें तैयार खड़े देखकर उसने पूछा। कोई सवारी देख लेंगे, हम तीनों का एक ही रूट है। यहाँ से हमारे रूट की कोई बस मिल ही जाएगी। सायरा ने कहा तो फिज़ा और शफक ने भी सर हिलाया। मैं पापा से कहकर तुम तीनों को ड्रॉप करवाने का इंतजाम कर देती हूँ, वरना अपने ड्राइवर को कहती हूँ, वो छोड़ आता है। तुमने पहले इतनी मदद की है। जो डाटा पिछले तमाम 10 सालों का तुम लोगों ने फराहम किया है, हमारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा तैयार होगा। उसके लिए इतनी ही मदद काफ़ी है। हम रूट बसों के आदी हैं, तुम फिक्र ना करो। शफक ने इनकार कर दिया था तो जरिश ने भी मजीद इसरार ना किया। वो तीनों चली गईं तो सऊद अहमद भी ऑफिस में आ गए। वो उन लोगों की वजह से बाहर चले गए थे कि वो इत्मीनान से बैठकर लंच करें। चली गई तुम्हारी सहेलियाँ? अपनी चेयर पर बैठते उन्होंने पूछा तो उसने सर हिला दिया। जी पापा, सुमान भाई मीटिंग से वापस आ गए हैं या अभी नहीं? मेरा ख्याल है आ गया होगा। 1 मिनट में पता करवाता हूँ। उन्होंने इंटरकॉम पर उठा लिया था। सुमान आ गया है? उन्होंने पूछा। ओके ठीक है। उन्होंने रिसीवर रख दिया। आ गया है, अपने ऑफिस में है। क्यों, खैरियत है?
उन्होंने सफेद यूनिफॉर्म में मलबूस अपनी बेटी का चेहरा देखा। वो हंस दी। उसके मुस्कुराने से उस चेहरे का तासुर बहुत भला लगने लगा था। इस लिबास में वो अपनी उम्र से बहुत कम, कोई 9 उम्र कम सिंसी बच्ची ही तो लग रही थी। जी बिल्कुल, 2-3 दिन हो गए हैं उनसे मिले हुए। उनसे मिल आऊं? मुस्कुराकर वो पूछ रही थी। उन्होंने अपनी नजरें उसके चेहरे से हटाई। जरिश इन्हें बहुत अजीज थी, तो सुमान और मगर उनकी जहनी रूह भटकने लगी। जल्दी, तुम्हारी मामा का फोन आ चुका है। पूछ रही थी कि तुम कब तक घर पहुंच रही हो। इससे पहले कि वो कुछ सोचते या जहनी अजियत का शिकार होते, उन्होंने सर झटक कर मुस्कुराकर बेटी को देखा तो वो हंस दी। अभी मिलकर आती हूँ। आप मामा को बता दें कि मैं आपके पास हूँ। वैसे आते ही मैंने उनको फोन तो कर दिया था। अपना बैग टेबल पर रखते वो पलटी थी। वो उसे देखते रहे थे यहाँ तक कि वो कमरे से निकल गई थी। सुमान भाई अंदर हैं? खूबसूरत, वेल ऑफ और अट्रैक्टिव से सेक्रेटरी के पास रुककर जरिश ने पूछा तो वो फौरन खड़ी हो गई। यस मैम। जरिश सऊद अहमद की बेटी थी। वो यहाँ कभी कभार आती थी। सऊद अहमद, सईद अहमद और सुमान अहमद उसे बहुत अहमियत देते थे। सो सारा स्टाफ उसे अहमियत देता था। बिजी हैं या फिर? उसने सरसरी से पूछा। मैं पता कर देती हूँ। लड़की ने फौरन इंटरकॉम उठाया था। रहने दें, मैं खुद देख लेती हूँ। उसे मना करके वो आगे बढ़ गई। मैं आई कम इन सर? दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होते उसने मुस्कुरा कर पूछा। सुमान अहमद कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से मुतहर्रिक थी। जरिश की शरारती आवाज पर फौरन उंगलियां साकित हो गई थी। एकदम गर्दन मोड़कर जरिश को देखा। दरवाजे के बीचों बीच चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट लिए खड़ी वो मुंतजिर थी। इस्लामाबाद से वापसी के बाद वो उसे आज देख रहा था। एकदम हैरान हो गया। जरिश, और यहाँ तुम? सुमान अहमद ने अपनी चेयर मुकम्मल तौर पर उसकी जानिब घुमाई। यस सर, मैं। आप तो शायद भूल गए हैं हमें, मगर देख लें, आपको ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ चली आई हूँ। मुस्कुराती दरवाजा बंद करके आगे बढ़ाई थी। सफेद यूनिफॉर्म पर निगाह टेकते ही सुमान अहमद ने उसका चेहरा देखा। टेबल के पास आगे को झुकते हुए उसने अपना दायां हाथ आगे फैलाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुमान अभी तक उसे ऑफिस में देखकर मुतहैयर था। उसे यूं हाथ बढ़ाते देखकर मजीद हो गया। बहरहाल जरिश उनसे हाथ मिलाने में कभी पहल नहीं करती थी। हमेशा उन सबके बढ़े हुए हाथों को थामा था और अब सुमान अहमद ने जरिश के हाथ की नरमाहट को पूरी शिद्दत से महसूस किया। आज सुमान ने उसे बहुत सोचा था, बहुत ज्यादा। अब उसे सामने देखकर हैरत हो रही थी। बैठो, सुमान ने कहा तो वो बैठ गई। क्या कर रहे थे? कंप्यूटर की तरफ निगाह करते उसने सरसरी पूछा था। कुछ ऑफिशियल वर्क था। तुम सुनाओ, आज यहाँ कैसे? दोबारा कंप्यूटर की तरफ रुख करते तेजी से उंगलियां चलाते सुमान ने पूछा था। मेरी कॉलेज फेलोज को कुछ डेटा दरकार था। मैंने यहाँ आने की ऑफर की तो वो चली आई। मैं 1 बजे से ऑफिस आई हुई थी। आपके पास में आई तो बाहर बैठी दरबान साहिबा ने कहा कि आप मीटिंग में मसरूफ हैं। अभी मेरी सहेलियां वापस गई हैं। तफसीली जवाब मिला। दरबान साहिबा के अल्फाज पर सुमान मुस्कुराया था। अच्छा, अपना ये रुख तो मेरी तरफ करें। मैं आपसे मिलने आई हूँ और आप हैं कि इसको चिमटे हुए हैं। उसने उकता कर कहा तो सुमान ने उसे देखा। सफेद लिबास में बहुत से ज्यादा लाउबाली दिखाई दी। सुमान की मुस्कुराहट मजीद तेज हो गई। जस्ट 2 मिनट्स, बस मैं कवर करने वाला हूँ। तुम बातें करो, मैं सुन रहा हूँ। दोबारा मॉनिटर को देखते सुमान ने कहा तो जरिश ने बुरा सा मुंह बनाया। खाक बातें करूं, सच्ची इतनी बोरियत हो रही है। आजकल कॉलेज से आने के बाद मामा कहीं भी जाने नहीं देती। आपके यहाँ आने पर भी मना कर रही हैं कि अब सीरियस बल्कि संजीदा होकर पढ़ाई करूं। फरा से भी सिर्फ कॉलेज में ये बात होती है, कोई एक्टिविटी नहीं है। मैंने कल मामा से कहा कि हादी आप ये क्या चलते हैं, तो उन्होंने डांट दिया। उस्मान भाई की फैमिली भी कोई चक्कर नहीं लगा रही, आप भी नहीं आ रहे। इस्लामाबाद से वापसी के बाद आज दिखाई दे रही हैं, वो भी मेरी कोशिश से। वो बुला तकान बोली रही थी। सुमान मुस्कुराते हुए मुसलसल अपने काम में मसरूफ था। अच्छा, इसको तो अब छोड़ दें। वो उठकर ऑफिस को देख रही थी। सुमान अहमद ने हाल ही में ऑफिस का फर्नीचर और कलर स्कीम चेंज करवाई थी। ऑफिस खासा खूबसूरत लग रहा था। सताइशी अंदाज में देखते हुए उसने सुमान को भी टोका। सुमान ने चंद सेकंड में ही काम कवर करते हुए कंप्यूटर शट डाउन किया था। हाँ, अब बोलो। आपका ऑफिस बहुत जबरदस्त लग रहा है। ये चेंज अच्छा लग रहा है ना? कमरे को बगौर देखते हुए वो सुमान की तरफ पलटी थी। कब करवाई ये चेंजिंग? पिछले हफ्ते में ये काम करवाया है। तुम्हें पसंद आया? बहुत ज्यादा। वो दोबारा कुर्सी पर आ बैठी थी। क्या खाओगी? सुमान अहमद अब बिल्कुल फारिग होकर उसकी तरफ मुतवज्जे था। एकदम उसकी तवाज़ो करने का ख्याल आया तो फौरन पूछा। कुछ भी नहीं,
पापा ने मुझे और मेरी फैलोज को जबरदस्त लंच करवाया है। अब तो कतई गुंजाइश नहीं। हाँ, अगर आइसक्रीम मिल जाए तो। सुमान ने सर हिलाकर इंटरकॉम पर आइसक्रीम का ऑर्डर दिया था। और सुनाओ, स्टडी कैसी चल रही है? रिसीवर वापस रखकर वो अब पूरी तरह जरिश की तरफ मुतवज्जे था। कहीं चलवल नहीं रही। हर चीज मेहनत और तवज्जो मांगती है। मेहनत तो कर रही हूँ। इंशाल्लाह रिजल्ट भी अच्छा आएगा। वो बहुत मुतमईन थी। इंशाल्लाह। आप हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रहे थे? बस इन दिन चंद दिनों में काफी मसरूफियत रही थी। खैर, आज मेरा तुम लोगों की तरफ चक्कर लगाने का इरादा था। तुमसे एक जरूरी बात करना थी। सुमान का अंदाज काफी संजीदा और पुरसोच था। जरिश चौंकी। गौर से सुमान अहमद को देखा। ऑफ वाइट शर्ट में तरोताजा चेहरे समेत काफी ग्रेसफुल और मोतबर शख्सियत लग रहे थे। जरिश ने दिल ही दिल में उनकी वजाहत को सराहा। खैरियत? सुमान अहमद के संजीदा अंदाज पर वो भी संजीदा हो गई थी। सुमान ने एक नजर जरिश की मुतजस्सिस आंखों में देखा और फिर अपने सामने पड़े पेपर वेट को उठा लिया। तुमने मुझसे फोन पर असजद का जिक्र किया था। बाद में ऐसी सूरत हाल हुई कि मुझे इस मौजू पर फुर्सत से गुफ्तगू करने का मौका ही ना मिल सका। ये क्या मामला है? तुमने फराह के साथ असजद का नाम क्यों लिया? वो असजद वाली बात। जरिश को एकदम ताहिरा बेगम की फोन वाली तमाम गुफ्तगू याद आती चली गई। वो तो मैंने यूं ही कह दिया था। वो नजरें झुका गई कि अगर वो असजद वाली बात बताती तो अपनी गैर अखलाकी हरकत भी डिस्कस करना पड़ती, और फिलहाल वो सुमान अहमद से किसी भी किस्म की झाड़ सुनने की मूड में न थी। कभी इम्कान था कि सारी बात सुनने के बाद सुमान अहमद उसे उसकी इस गैर अखलाकी हरकत पर जरूर डांट देता। जरिश, सुमान ने संजीदगी से टोक दिया तो वो बेचारगी से देख कर रह गई। आराम से मुझे सारी बात बताओ। इतना तो मैं जानता हूं कि असजद से मुतालिक तुम इस तरह जिक्र नहीं कर सकती। हरी अप। मैं लाहौर जाने वाले दिन जब आपके यहाँ गई थी, आपको याद होगा जब मैं अपने पोर्शन में चली गई थी और सो गई थी। सुमान के टोकने पर वो आराम से बताने लगी। सुमान को याद आया उस दिन वो रोई भी थी। सुमान को खदशा था कि अम्मी से झड़प हुई होगी, मगर जरिश ने तरदीद कर दी थी और अब सुमान उलझ कर उसे देखे गया। उस दिन जब मैं आपके यहाँ गई थी तो ताई अम्मी फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। गुफ्तगू से मुझे तो कैसरा खाला का अंदाज़ा ही हुआ था। आपके रिश्ते के मुतालिक बात हो रही थी। सुमान एकदम चौंक कर सीधा हुआ, फिर टेबल पर दोनों कोहनियां टिकाकर आगे को झुका था। फिर कहीं कहीं आप, तायब्बू, मामा का भी जिक्र हो रहा था। एक दो जगह उन्होंने मेरा नाम भी लिया था। सारी बात तो समझ में नहीं आई थी। हाँ, इतना पता चला था कि ताई अम्मी कैसरा खाला को पापा की और आपकी यानी ताई अब्बू की तमाम प्रॉपर्टी की तफसील बता रही थी। सुमान हैरानी से उसे देख रहा था। तो मुझे सारी बात तफसील से बताओ। प्रॉपर्टी के नाम पर सुमान ने फौरन उसके रुक जाने पर टोका था। ताई अम्मी ये कह रही थी कि उसने जो सुना, उसकी नाकिस अकल में जो भी आया, उसने एक एक करके सारी बात बता दी। सुमान सिर्फ चुपचाप जरिश को देख रहा था। कैसरा खाला की फितरत कुछ ज्यादा ही लालची वाकई हुई है। आपको बेशक गुस्सा आए, मगर मेरी तो यही समझ में आई है कि पहले फौजियापा का रिश्ता आपसे इसलिए करना चाह रही थी कि जायदाद वगैरह की सिक्योरिटी रहेगी, और अब फर्क के सिलसिले में असजद भाई की बात करना। मुझे तो यही समझ में आया था जो मैंने कह दिया। सुमान को बताते उसने आखिर में कंधे उचकाए थे। सुमान जरिश को देखे गया। इन हालात में कैसरा खाला की लालची फितरत से वो तो क्या हर कोई आगाह था, सिवाय ताहिरा बेगम के। और अब कैसरा खाला का फराह के जिक्र पर कम अज कम फराह के सिलसिले में तो वो ये गेम खेलने नहीं देगा, अम्मी या फिर कैसरा खाला को। सुमान अहमद के दिलो दिमाग में एक तूफान सा बर्पा हो चुका था, ताहम चेहरे पर अंदरूनी कैफियत का अक्स नहीं आने दिया था। आपको ये सब बुरा लग रहा है? यकीन करें, मैंने ये बातें जानबूझकर नहीं सुनी थी। फराह सो रही थी और ताई अम्मी फोन पर ये गुफ्तगू कर रही थी। मौजू ही ऐसा था कि मैं सुनने लगी। इरादतन मैंने ये सब नहीं किया था। जरिश का अंदाज वजाहती था। सुमान अहमद के मुसलसल खामोश अंदाज पर वो मतोहश हो चुकी थी कि कहीं वो उसे बुरा ना लगा हो। उसकी वजाहत पर सुमान मुस्कुरा दिया था। अंदरूनी कैफियत कैसी भी हो रही थी, मगर जरिश से वो कभी बदजन नहीं हो सकता था। इतना तो वो जानता था। तुम्हें इस वजाहत की जरूरत नहीं है। मैं कैसरा खाला की फितरत से वाकिफ हूँ। एक तरफ से मायूस होकर वो अब दूसरा कार्ड खेलने के चक्कर में है। अभी अब्बू को इल्म नहीं है, वरना छोड़ो इस जिक्र को। तुम सुनाओ, नौशी और चची जान कैसी हैं? नॉक करके मुलाजिम आइसक्रीम के कप ट्रे में सजाए चला आया था, सो सुमान ने जिक्र ही बदल दिया था। मामा और नौशी दोनों ठीक है, रोज आपका जिक्र करती हैं। और हाँ, याद आया, मेरी इस्लामाबाद की तस्वीरें डेवलप करवाई हैं, बहुत अच्छी आई हैं।
आ जाइए गا हमारे यहाँ, देखिएगा कमाल का रिजल्ट है। आइसक्रीम का कप थाम कर वो शुरू हो चुकी थी। सुमान का जहन अभी तक अजद वाली बात में उलझा हुआ था। जरिश की बात पर सिर्फ मुस्कुराया था। सुमान भाई, आपने उन लड़कियों से राब्ता किया? एकदम उसने पूछा था। सुमान, जो कि कुछ और ही सोच रहा था, चौंक कर जरिश को देखा। किन लड़कियों से? सुमान ने अपना आइसक्रीम वाला कप थाम लिया। वही लड़कियां जो हमें छत्तर पार्क में मिली थी, वही जिन्होंने हमारी तस्वीरें ली थी। तस्वीरों का जिक्र करते उसे और भी बहुत कुछ याद आया तो चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई। सुमान ने जरिश के रंग बदलते चेहरे को भी देखा और उसका एकदम नजर चुराना भी। सुमान हौले से मुस्कुरा दिया, यूं जैसे कोई बहुत लतीफ हवा का झोंका दिल को छू गया हो। राब्ता किया था। इस्लामाबाद से आते ही उनसे राब्ता किया था। कल ही तस्वीरें मुझे मिल गई थी। क्या वाकई? एकदम वो पुरजोश हुई थी। कैसी हैं तस्वीरें? एकदम वो भूल गई कि वो एक पल पहले ख्वाम ख्वाह शर्म से सर झुकाए नजर चुरा रही थी। अच्छी हैं। जरिश के पुरजोश बेताबाना अंदाज में सुमान सिर्फ मुस्कुराया ही था। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं अब तक समझ रही थी कि वो लड़कियां कोई फ्रॉड ही होंगी। वैसे आपने उनसे राब्ता किया और इतनी जल्दी तस्वीरें कैसे पहुंच गई आपके पास? वो कुछ देर कबल की तमाम शर्म और झिझक भुलाई सिर्फ वही जरिश थी, बेपरवाह, बेवकूफ और मासूम। उन्होंने मुझे अपना राब्ता नंबर दिया था। मैंने आते ही कॉल की। उनमें से एक लड़की का नाम हुमैरा था। उसके घर का नंबर था। मेरे तारुफ और तस्वीरें तलब करने पर उसने कल तस्वीरें भिजवा दी थी। मैंने एड्रेस लिखवा दिया था। कल ही ऑफिस के एड्रेस पर मिल गई थी। शुक्र है अल्लाह का। उसने अपना प्याला खाली करके ट्रे पर रखा था। देखोगी तस्वीरें? सुमान ने पूछा था। हैं? इस वक्त आपके पास हैं? वो हैरान होकर सुमान को देखने लगी। सुमान अहमद ने बजाय जवाब देने के टेबल की साइड ड्रॉर खोलकर एक लिफाफा निकालकर जरिश की तरफ बढ़ाया था। जरिश ने इंतहाई बेताबी से लिफाफा खोला था। तस्वीरें उसके हाथों में थी। जरिश की नजरें अपने हाथ में थामी तस्वीर पर गोया जम सी गई थी। ऊंचे लंबे वजाहत के शेकार के साथ खड़ी वो एक छोटी सी लड़की ही लग रही थी। सुमान अहमद ने हमजा को बाजू में उठाया हुआ था। एक हाथ में जरिश का बाजू पकड़ रखा था। तस्वीर काफी करीब से ली गई थी। चेहरे के खदोखाल बहुत नुमाया थे। जरिश के चेहरे का एक एक तासुर बोल रहा था कि इस वक्त वो मारे बांधे खफगी के आसार लिए सुमान के साथ खड़ी थी और ये तासुरात कैमरे की आंख ने भी चुराए थे। एकदम जरिश पर वो कैफियत तारी हुई थी जो तस्वीर बनवाने के बाद उस पर एकदम वारिद हुई थी। वो सुमान अहमद के करीब खड़ी थी। सुमान ने उसका बाजू थाम रखा था। हमजा उनके साथ था। तस्वीर में मौजूद कपल बहुत मुकम्मल और खूबसूरत लग रहा था। जरिश एकदम घबरा सी गई। उसे न सिर्फ अपने हाथों की उंगलियों में लर्जिश उतरती महसूस हुई थी, बल्कि घनी पलकों पर भी एक बोझ आ पड़ा था। जरिश अपनी ही कैफियत से परेशान हो गई थी। एकदम घबरा कर सुमान को देखा। सुमान अहमद अपनी दाएं हाथ की हथेली पर अपनी थोड़ी टिकाई बहुत महवियत से न सिर्फ उसे देख रहा था, बल्कि जरिश के चेहरे का एक एक तासुर नोट कर रहा था। जरिश को अपना चेहरा सुर्ख होता महसूस हुआ। कैसी लगी तस्वीर? सुमान ने मुस्कुराकर पूछा तो वो झीम गई। अच्छी हैं। सर झुकाकर वो दूसरी तस्वीर को देख रही थी। वो कदरे फासले से ली गई थी। इस तस्वीर में वो पूरे कद से नुमाया थे। सुमान के होंठों पर बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट सजी हुई थी, जबकि वो खुद सख्ती से लब भींचे हुए थी, जैसे जबरन खुद को कंट्रोल कर रही हो। ये तासुर कितना नुमाया था। तस्वीर खींचने वाले का कमाल था या कैमरे का? दोनों तस्वीरें बहुत कमाल की थी। जरिश की निगाहें अपने गले में पड़े लॉकेट पर टिकी थी। ज़ेडस के अल्फाज जिन्हें उसने कभी अहमियत नहीं दी थी, कैमरे की आंख ने उन्हें इतना वाजे कर दिया था कि जरिश खाली दिमाग लिए देखे गई। उसके चेहरे पर सुर्खी की जगह एक नाकाबिले फहम सा तासुर भरा था। क्या हुआ? सुमान अहमद, जो उसी पर नजरें गाड़े हुए था, एकदम पूछा। जरिश ने सर उठाकर सुमान को देखा और फिर तस्वीर को। उसके सामने बैठे सुमान की निगाहों में जो तासुर था, वही तासुर तस्वीर में अपने साथ खड़े ऊंचे लंबे खूबसूरत सरापे की निगाहों में देख रही थी। जरिश के अंदर एकदम कुछ गलत का सायरन बजने लगा। क्या बात है? वो यकटक तस्वीर देख रही थी। उसके चेहरे पर अब अजीबो गरीब से तासुरात थे। सुमान फौरन अपनी सीट छोड़कर उसकी तरफ आया था। जरिश ने खामोशी से तस्वीरें मेज की चिकनी सतह पर रख दी थी। इस वक्त उसकी समझ में नहीं आई थी कि क्या करे। तस्वीरें बहुत अच्छी हैं। जरिश को अपनी आवाज भी अजनबी सी लगी। उसे समझ न आई कि उसे एक पल में अचानक क्या हुआ है। जरिश, क्या हुआ? कुछ परेशान हो? सुमान ने उसकी कुर्सी की बैग घुमाकर उसका रुख अपनी तरफ कर लिया था। वो अब बराह रास्त सुमान की निगाहों में थी।
जरिश ने सुमान को देखा। वो उसे बगौर देखता कुछ फिक्रमंद था। उसने गर्दन घुमाकर तस्वीर को देखा। नहीं, वो मुस्कुराई थी। सुमान को उसकी मुस्कुराहट अजीब सी लगी। तस्वीरें अच्छी नहीं लगी। सुमान ने हाथ बढ़ाकर टेबल से तस्वीरें उठाई थी। बगौर दोनों तस्वीरें देखने लगा था। आपने ये तस्वीरें क्यों उतरवाई? ये बात उसे परेशान कर रही थी। उसे होंठों पर लाने में उसने देर नहीं की थी। सुमान ने बगौर जरिश को देखा। वो मुंतजिर थी। तुम साथ ही थी। याद होगा तुम्हें, ये तस्वीरें उन दोनों लड़कियों ने जिद करके बनाई थी। सुमान ने सरसरी अंदाज में कहा। उसके अंदर की छठी हिस्स ने उसे अलार्म दिया था। वो एकदम सुमान से बरमला कुछ नहीं कह सकती थी। बेतकल्लुफी और अपनायत अपनी जगह, मगर वो सुमान का सिर्फ एहतराम ही नहीं करती थी, वो दिलो जान से उसकी इज्जत भी करती थी। और उस इज्जत की वजह से वो उससे डरती भी थी। वही डर जो बड़े भाइयों से छोटी बहनों को होता है। मगर इस वक्त उसके अंदर जो कैफियत उभरी थी वो कुछ और ही थी। वो बराह रास्त सुमान से कुछ कह नहीं सकती थी। सुमान के सरसरी अंदाज पर वो सिर्फ देखी गई। आपको ये तस्वीरें कैसी लगी? कुछ तवक्कुफ के बाद उसने फिर पूछा था। बहुत अच्छी। हमजा काफी क्यूट लग रहा है इसमें, है ना? सुमान उसे तायद चाह रहा था। वो सिर्फ सर हिलाकर रह गई। वो सुमान के अंदाज व अतवार से कुछ भी अखज़ करने से कासिर रही थी। उसे बहुत मायूसी हुई थी। उसने एक गहरी सांस खींचकर कुर्सी छोड़ दी। हो सकता है मुझे कुछ वहम हुआ हो। उसने अपनी कैफियत को झुटला दिया था। क्या हुआ? उठ क्यों गई? दोनों तस्वीरें लिफाफे में डालते हुए सुमान अहमद ने जरिश को देखा तो वो हंस दी। बहुत वक्त हो गया है मुझे। मामा परेशान हो रही होंगी। वैसे तो मैंने फोन कर दिया था, फिर भी अब मुझे चलना चाहिए। घर जरूर आइएगा। अपने तमाम ख्यालात को झटकते वो फिर पहले वाले मूड में आ चुकी थी। ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। काम तो तकरीबन खत्म हो चुका है। रात को किसी पार्टी से मिलना है। सोच रहा था घर जाकर शाम तक फ्रेश हो लूँ, तो मैं घर ड्रॉप करके चची जान से भी मिल लूंगा। सुमान अहमद ने एकदम प्रोग्राम बनाया था। जरिश ने कुछ कहना चाहा, फिर चुप हो गई। मैं पापा को बताकर नीचे आती हूँ, आप चलें। वो कमरे से निकल गई थी। सुमान की निगाहों ने दरवाजे तक उसका ताक़ुब किया था। जरिश तस्वीरें देखने के बाद कुछ उलझ सी गई थी। सुमान को एकदम महसूस हुआ था। जरिश की कैफियत, उसकी आंखों की तहरीर, वो तो उसे उसके चेहरे की कैफियत से ही उसके अंदर का अहवाल जान लेता था। अब कैसे न जान लेता? जरिश बिल्कुल उसी तरह उलझी थी जिस तरह तस्वीरें बनवाने के बाद थी। तब वो उससे पहलू बचा रही थी और अब सुमान का भी चच्ची के यहाँ जाने का कोई प्रोग्राम न था। मगर अब जरिश का अंदाज देखकर उसने एक मिनट में फैसला किया था। जरिश उसकी तरफ से बदगुमान थी। जरिश की आंखों में सुमान ने पढ़ लिया था और अब वो उसे तब तक तन्हा नहीं छोड़ सकता था जब तक उसकी बदगुमानी खत्म न हो जाती। और सुमान अहमद को पता था जरिश को किस तरह बहलाना है।